नमस्कार। संस्कार ध्वनि से शुरू हुए शहर विकास की संकल्पना को लेके कॉफी हाउस विचार मंच पर जो हम मंथन कर रहे हैं, लगातार एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे बीच में हमारे मंच पर इस वक्त मौजूद होने थे डॉक्टर अमरेंद्र पांडे। किन्हीं कारणों से वो विलंब से हैं। डॉक्टर अमरेंद्र पांडे से हम चर्चा करना चाहते थे शहर विकास की संभावना और जबलपुर के चिकित्सा जगत पर। डॉक्टर अमरेंद्र पांडे कोरोना की शुरुआत में जब जबलपुर में कलेक्टर भरत यादव थे, तब कोरोना के संबंध में लोगों के अंदर व्याप्त डर को दूर करने की कोशिश उन्होंने की थी। एक अच्छा बूस्टर दिया था ताकि लोगों के अंदर से कोरोना का डर कम हो सके और वो बेहतर तरीके से सजग रहें, सतर्क रहें और कोरोना से बचाव उनका जारी रहे। बहरहाल 2 बजे डॉक्टर अमरेंद्र पांडे को मंच पर होना था, फिलहाल वो रास्ते में हैं, आ रहे हैं। तब तक हम कॉफी हाउस विचार मंच पर चर्चा शुरू करते हैं कि जबलपुर के विकास की संभावना को लेकर डॉक्टर की क्या भूमिका होती है विकास में, शहर के चिकित्सा जगत की क्या भूमिका होती है, अस्पताल कितने महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि कोरोना काल चला है तो अस्पतालों की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये बात ज़रूर है कि प्रशासन और अस्पताल मिलके जो रेट्स कोरोना के इलाज के लिए तय हुए थे उस पर बवाल मचा और ये माना गया कि अस्पतालों ने और प्रशासन ने मिलके कुछ ऐसा किया है जिससे आम जनता की जेब ढीली हुई है कोरोना के नाम पर। बहरहाल बहुत सारे प्रश्न हैं कि कोरोना काल में डॉक्टरों का क्या रोल रहा, अस्पताल का क्या रोल रहा। ये सारी बातें हम अमरेंद्र पांडे से जानने की कोशिश करेंगे जब वो हमारे मंच पर आएंगे। फिलहाल वो रास्ते में हमारे बीच में हमारे सभी साथी मौजूद हैं। हम प्रकाश उपाध्याय से जानने की कोशिश करेंगे वर्तमान में कि जो कोरोना काल है वो एक आयुर्वेदाचार्य भी हैं, तो कोरोना काल में शहर विकास में डॉक्टर्स जो एलोपैथ हैं उनकी भूमिका और आयुर्वेद की भूमिका में क्या रही है, क्या होना चाहिए था, थोड़ा सा चर्चा करिए जब तक हम उनके भी आगे। जहाँ तक वैश्विक महामारी कोरोना का सवाल है, निश्चित रूप से देखिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जिन लोगों के बारे में हमें जानकारी होती है उसके बारे में हम सजग रहते हैं और उसकी तैयारी की जा सकती है। वैश्विक महामारी कोरोना एक ऐसी आपदा थी जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। इस कारण से जितने फेलुअर हुए एलोपैथ, इतने लोग जो मरे, उसके पीछे बड़ा कारण ये हुआ कि हमें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। लेकिन आयुर्वेद में एक सिस्टम है जिसको कहते हैं कि इम्यून पावर। आपका अगर आपका इम्यून पावर है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं घर में, लहसुन है, अदरक है, प्याज है, ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप हार्ट का ब्लॉकेज हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, ब्रेन की प्रॉब्लम हो, ब्रेन के क्लॉट्स हो, या फिर कोई भी ऐसी बीमारी हो, दुनिया का ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जो जिसको सिर्फ लहसुन का रस खत्म ना कर सके। निश्चित रूप से और हमारे बीच में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, आज के मेहमान आ चुके हैं और क्षमा चाहता हूँ मरीजों को अगर छोड़ देता अभी भी छोड़। हमारे बीच में डॉक्टर अमरेंद्र पांडे आ चुके हैं। दरअसल डॉक्टर का प्रथम जो प्राथमिकता होती है वो इलाज की होती है। डॉक्टर अमरेंद्र पांडे मरीज को देख रहे थे, इसलिए वो विलंब से मंच पर है। हमारा कॉफी हाउस विचार मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्षमा चाहता हूँ सर, मरीजों की वजह से मैं आपके नहीं, आपकी प्राथमिकता पहले मरीजों का इलाज है, ये तो हम विलंब से भी कर सकते हैं, इसमें कोई क्षमा की बात नहीं है। आप आए, ये बड़ी बात है। हमारा ये मंच है, ये शहर विकास की संभावनाओं को लेके हम चर्चा करते हैं। तो हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा शहर, हमारा जबलपुर कैसा है, कैसा विकसित होना चाहिए, एक डॉक्टर की नज़र में कैसा होता है शहर का डेवलपमेंट, शहर विकास की संभावना क्या है। उसके बाद हम चिकित्सा पर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमरेंद्र पांडे का हमारे कॉफी हाउस विचार मंच पर। सर, हमारा जो जबलपुर जिला है, जहाँ तक मैंने समझा, मैं आईएमए का सेक्रेटरी भी रहा, सचिव भी रहा, अभी मैं जो अस्पताल संघ का सेक्रेटरी हूँ। तो चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हमारे जबलपुर के पास कोई भी एक मजबूत नेता नहीं है। हमारे जबलपुर के नेता जब जाते हैं स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे, तो वो पद तो ले लेते हैं बट वो हमारे जबलपुर को भूल जाते हैं।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप इस चीज में देखेंगे, मैंने अपने एक वीडियो के माध्यम से भी कहा, जब हम सब, मैं सारे पत्रकार भाइयों को भी सैल्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने भी कोरोना के टाइम पे जो दिलेरी दिखाई, जो आपने कर्मनिष्ठता दिखाई, जिसमें आपके हमारे कई पत्रकार बंधुओं को जान भी गंवानी पड़ी, चाहे पत्रकार बंधु हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे डॉक्टर हो, उनके लिए एक भी डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल हमारे नेता हमें नहीं दे पाए। आप इसी चीज को जाके भोपाल में देखेंगे और इंदौर में देखेंगे तो वहां पे चिरायु दिया गया, वहां पे आपको अरबिंदो दिया गया। अच्छा, कई लोगों ने पूछा भैया यहाँ मेडिकल कॉलेज तो था, बट मेडिकल कॉलेज डेडिकेटेड नहीं था। मेडिकल कॉलेज में जो बड़ी दवाइयां थी, रेमडेसिविर, इनॉक्सापैरिन, आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड, वो नहीं थे। तो आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, आपका हेल्थ केयर का जो ठेका है वो तो सरकार की जिम्मे है, और आप पत्रकार अगर घर में बैठ जाते तो कोई बताने वाला नहीं होता कि कोरोना में किस तरह से त्राही त्राही मची हुई है। मैं इसी श्रृंखला में आगे बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन से करोड़ों लोग बर्बाद हुए। कोई ये नहीं समझा कि लॉकडाउन लगा क्यों। लॉकडाउन इसलिए लगा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब और सरकार को मालूम था कि हमारी मेडिकल फैसिलिटी की हैसियत ही नहीं है उस कोरोना के प्रकोप को झेलने की। उस डर के कारण लॉकडाउन लगा, क्योंकि अगर सबको एक साथ कोरोना हो जाता तो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी उसको झेल नहीं पाती। लॉकडाउन कोरोना के रोकथाम के लिए नहीं लगा, कोरोना तो फैल ही गया उसके बाद, अभी तो सभी को हो गया कोरोना। एक तो इसलिए लगा कि आपके पास अस्पताल के बिस्तर नहीं थे, और दूसरा इसलिए कि आपके पास पैसे नहीं थे, आपके पास धन नहीं था कि आप लोगों में लगा पाते, तो आपने सबको घरों के अंदर घुसा दिया। आप भूल गए कि आपके जो गरीब मजदूर थे वो उनका क्या होगा। आप भूल गए कि भाई जो लोग रोज कमाने खाने वाले हैं उनका क्या होगा। आप भूल गए कि कोई कितना भी बड़ा धन्ना सेठ हो, वो अपने एम्प्लॉइज को, अपने कर्मचारियों को 1 महीने तो तनख्वाह दे देगा, उसके बाद वो तनख्वाह देना बंद कर देगा। ये बातें आप भूल गए। आपने बोला कि देखिए खराब कहाँ लगता है, हम भी विश्वास करके घर के अंदर बैठ गए। आपने बोला भैया 15 दिन में, 20 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा, जबकि सब हंस रहे थे कैसे कोरोना खत्म हो जाएगा। कोरोना खत्म नहीं हुआ। अभी भी आप जबलपुर के अंदर अगर देखें तो लॉकडाउन का जो प्रकोप है वो आज तक हमको देखने में मिल रहा है। हमारी कितनी भी हमने अपील करी, हमने हाईकोर्ट में केस लगाया, तब भी जबलपुर को एक कोरोना का अस्पताल, यहाँ के, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन यहाँ का कोई भी नेता आपके लिए डेडिकेटेड अस्पताल ना तब बनवा पाया ना आज बनवा रहा है। तो जबलपुर की हालत बहुत खराब है, जबकि ये शहर, ये देश का हृदय है। यहाँ संस्कारदानी मानी जाती है, यहाँ से ओशो निकले हैं, यहाँ के लोगों में एक अलग तेज होता है। जबलपुर का व्यक्ति जहाँ जाता है, इतने सर गंगाराम हॉस्पिटल के जो हमारे प्रदीप चौबे साहब हैं वो जबलपुर के हैं, मतलब बड़ी श्रृंखला है। मैं अभी जो नाम मुझे ऑफ हैंड याद आ रहे हैं मैं बता रहा हूँ, बट होता यही है, आदमी जबलपुर से नाम कमाता है, बड़े शहर में जाता है, अपने शहर जबलपुर को भूल जाता है, जबलपुर के लिए कुछ करता नहीं है। जो नेता जबलपुर के लिए थोड़ा बहुत कर सकते हैं वो चुनाव जीत नहीं पाते, और हमारा जबलपुर कहीं पीछे होता चला जाता है। एक आपने चिकित्सा की बात की, और हम एक डॉक्टर की चिकित्सा के अलावा और कितने डायमेंशंस में जबलपुर पिछड़ा है या क्या होना चाहिए था अपने नजर में? देखिए सर, मैं 40 अपने पढ़ाई को लेके और अपनी बाकी चीज़ों को लेके 42 कंट्रीज घूमा हूँ। तो मैंने प्रहलाद पटेल साहब के पास एक ऑनलाइन प्रपोजल भी भेजा था, फिर मैं उनसे मिल नहीं पाया अपनी व्यस्तता के कारण, कि आप न्यूयॉर्क जाएं या आप बंबई जाएं, अपन सब गए होंगे, तो वहाँ बंबई दर्शन करके एक चीज़ होती है, जिसमें एक आप बस में बैठते हो और उस जगह के जितने प्रमुख स्पॉट्स हैं उनको आप देखते हुए जाते हो। आप कहीं भी उतर सकते हो, कहीं भी चढ़ सकते हो, लगातार वो बस उसी रूट पे चलती रहती है। हर 20-20 मिनट में आपको वो बस मिल जाती है, मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह उतर गए तो आप फिर वापस नहीं चढ़ सकते। तो जबलपुर में आप देखिए, मैं, आप लोग सब तो बहुत ज्ञानी लोग हैं, बट बाकी लोगों को ये नहीं मालूम कि जो लेडी एलियन अस्पताल है उसके पीछे रानी दुर्गावती जी का एक कुंड है जहां पे वो स्नान किया करती थी। वो कितना दर्शनीय स्थल है। आपको रानी दुर्गावती का किला मिलता है जबलपुर से जस्ट थोड़ी दूर, संग्रामपुर के पास। जबलपुर में इतने सारे दर्शनीय स्थल हैं। अब जब मैं न्यूयॉर्क गया तो वहां हमने दिखाया कि ये देखिए, ये मेसी स्टोर है। यहाँ 40 साल पहले एक आदमी जो पहले वेल मछली की फिशिंग करता था, उसने ये स्टोर खोला। अब हमारे यहाँ जैसे मेरे ही अस्पताल 50 साल पुराना है, अब आप वो दिखा सकते हैं, यहाँ 50 साल पुराना अस्पताल है। आपकी जो बिल्डिंग है हाईकोर्ट की, वो कितनी दर्शनीय है, अंग्रेजों के जमाने की। सेंट अलोशियस स्कूल आज 150 साल पुराना है। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट। आप ऐसे करके टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से बांधवगढ़ इक्वी डिस्टेंट है, यहाँ से कान्हा किसली इक्वी डिस्टेंट है, पेच पास है, लेकिन कोई को कुछ करना ही नहीं है। जो बनती भी है जगह है जहाँ पे आपको साफ सफाई रखनी चाहिए, आपके भदभदा फॉल है, मतलब खंडारी डैम है। जबलपुर में मैं कम से कम अभी ऐसे 20 स्पॉट्स आपको बता सकता हूँ, बट क्या वहाँ पे साफ सफाई होती? नहीं होती। क्या वहाँ की कोई प्रॉपर टिकट लगती है? नहीं लगती। क्या उसका क्या जबलपुर के टूरिज्म की कोई एक वेबसाइट भी है? अगर हो तो आप मेरे को बता दें। तो ये चीजें
मतलब जबलपुर को ऐसे ही कहीं पीछे छोड़ दिया जाता है। और मैंने एक सर्वे किया था साहब कि जबलपुर में आप तो सब जानते हैं 58 ताल तलैया थे, उसमें से अभी भी 20-30 बचे हैं। और जबलपुर में साहब 6 नदियां बहती हैं। रानबे नदी, कई लोग ने नाम नहीं सुना रहता, गौर जी तो है ही, नर्मदा जी तो सब जानते हैं, महानदी जो कुंडम के वहां से होके बहती है, परियट नदी, और हिरण भूल गया मैं एकदम याद करके नहीं आया, ऑफ हैंड बोल रहा हूं। 3 से 4 संगम है। अब आप बताइए, संगम अपने हिंदू धर्म में कितने दर्शनीय स्थल माने जाते हैं। माना जाता है अगर आपने संगम पे मंदिर बनाया तो एक नॉर्मल मंदिर से 1 करोड़ गुना ज्यादा आपको पुण्य मिलता है। तो ये भी तक किसी ने आज तक उसको डिस्कवर नहीं किया कि भैया हम संगम पे कोई वो करें। यहाँ पे नेचुरल स्प्रिंग्स हैं, आपको मालूम है, जहाँ गर्म पानी के बुडबुडे जिनको बोलते हैं उठते हैं, नेचुरल स्प्रिंग्स जबलपुर के अंदर है। जो अमेरिका में येलोस्टोन पार्क में लोग स्प्रिंग देखने के लिए हजारों डॉलर खर्च कर देते हैं। ग्रैंड कैनियन देखने जाते हैं आप, आपके भेड़ाघाट में कितने सारे एरियाज हैं जो आज से 40 साल पहले लाइट एंड साउंड शो होता था साहब। आप मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था। लाइट एंड साउंड शो 40 साल पहले चालू किया गया था, बट आज की डेट में भेड़ाघाट में लाइट एंड साउंड शो नहीं है। तो किसकी गलती है साहब इसमें? मतलब हम लोग की तो नहीं है ना, ये तो आपके सब वो पूरा का पूरी कहानी उसकी खत्म हो गई। हमारा भेड़ाघाट, हमारा धुआंधार न्यू भेड़ाघाट आपने बस बना के एक वहां रोड बना दी, उसके बाद क्या किया आपने? वहां की सेफ्टी सिक्योरिटी पे आप ध्यान नहीं देते, वहां पे कोई सिगरेट पी के फेंक रहा है उस पर आप ध्यान नहीं देते, वहां लोग धूम्रपान के अलावा दूसरी भी इलीगल एक्टिविटीज करते हैं उस पर आप ध्यान नहीं देते। तो हमारा शहर मेरे ख्याल से निगलेक्ट की वजह से पीछे होता है। अब आप बोलेंगे स्मार्ट सिटी, आप स्मार्ट सिटी के सामने, मैंने एक दिन एक व्हाट्सएप के ग्रुप पे लिखा तो एक उनको बड़ा खराब लग गया और उनने कम से कम स्मार्ट सिटी के सामने के नाले कवर करा दिए। नहीं तो आपके स्मार्ट सिटी ऑफिस के सामने खुला नाला था जिसमें सुअर लौटते थे, तो कौन सा आपका स्मार्ट सिटी का ऑफिस था? ये मैं किसी सरकार को नहीं बोल रहा हूं, दिस इज जो हमारे जबलपुर को मैं देख पा रहा हूं, जैसे कि हम किसी को लेके आते हैं, हमारे जबलपुर का स्मार्ट सिटी ऑफिस है, वहां सामने बजबजाता खुला नाला है। तो ये सिर्फ निगलेक्ट है, इसमें कोई बहुत पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इंटेंट की जरूरत है, सिर्फ एक विचारधारा की जरूरत है। नहीं, मुझे मेरे शहर के लिए कुछ आगे करना है, सिर्फ कमा के आगे नहीं बढ़ना है। जबलपुर लोगों के लिए पायदान और स्टेपिंग स्टोन है, जबलपुर लोगों के लिए असली वो नहीं है। तो ये बड़ा दिल दुखता है। मैं प्रैक्टिस करने के लिए अमेरिका जा सकता था, अभी भी जा सकता हूं, लेकिन मैंने अपनी संस्कार कहानी चुनी क्योंकि मैं यहीं से पला बढ़ा हूं। और एक जहां भी आप जबलपुर बताते थे, कोई भी एक व्यक्ति अगर फॉरेन में जबलपुर में मिल जाता है वो आके आपके साथ बैठ जाता है, ऐसी आत्मीयता, ऐसा आपको और किसी शहर में नहीं मिलेगा। अरे भाई तुम जबलपुर के हो, और वो एक अलग बात चालू हो जाती। तो वो एक जो प्राइड थी वो कभी खत्म नहीं हुई। और मतलब वो जबलपुर वाली बात जो यहाँ के पानी में एक अलग जो लोग बोलते हैं, मैं उससे ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना चाहूंगा। तो नर्मदा जी के पानी में एक अलग मतलब एक जुझारूपन है, मतलब निडरता है, एक अपनी बात को बोलने की बेबाकी है, वो आपको बाकी शहरों में देखने को नहीं मिलती। यहाँ से जो लोग बाहर निकल के गए हैं वो भी जबलपुर को मिस करते हैं। 90% लोगों ने जबलपुर में अपने जो पैतृक संपत्ति बेची नहीं है, यहाँ के कितनी भी कीमत पे जमीन खरीदने को तैयार है। नर्मदा जी के किनारे बोलते भैया हमको 1 एकड़ ही जमीन दिला दो, बट हम आना चाहते हैं, मगर उसको आप एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पा रहे। आपके नेता भैया अपना ही अपना करते रह जाते हैं। पहले दिन जब आते हैं उनका क्या इनकम टैक्स रिटर्न रहता है और 10 साल बाद क्या इनकम टैक्स रिटर्न रहता है, सब जबलपुर की वजह से ही रहता है। अरे भाई कमाओ, बट कम से कम 20-30-40% तो वापस शहर को दे दो यार। ये बस मेरा मतलब कहना है सभी को, किसी एक पार्टी को नहीं। ये जो होता है तो क्या जो हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया, पॉलिटिकल लोगों को, जो हम बात कर रहे हो कि कमाओ लगा दो, तो ना लगाने के पीछे क्या शहर से प्रेम या अलगाव की स्थिति है? क्या लगता है सर? शहर से डर है। जबलपुर का आदमी जो है वो अपने हक के लिए लड़ना जानता है। जबलपुर का आदमी दिल से बहुत ईमानदार है, इसलिए वो फंस जाता है। देखो आपको ना अगर बंदर को मारना है तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको, वो भगेगा, इधर कूदेगा उधर कूदेगा। शेर को फंसाना बड़ा आसान है, तभी लोग 100 शेर मार लेते थे। वो बकरा बांधो, शेर आएगा, गोली मार दो। तो जबलपुर का आदमी क्या अपने हक के लिए सामने से लड़ता है। तो जो हमारे पॉलिटिशियन है उनको डर ये लगता है कि भैया अगर हमने जबलपुर में कोई चीज करी तो बड़े दूसरा नेता खड़ा ना हो जाए, वो चीज हमारे हाथ से ना निकल जाए, लोग ज्यादा हक ना मांगने लगे हमसे, 4-5 नेताओं के हाथ में पूरा पावर रहे, दूसरे लोग अपना पावर अपना हक ना मांगने लगे। आपके शहर से भैया मंत्री नहीं है, क्यों नहीं है भैया मंत्री? आप कोई उसका कारण ढूंढ सकते हैं। एक सरकार में 2 मंत्री थे, वो 2 मंत्री के बाद भी जबलपुर में कोई विकास नहीं हुआ, फ्रेंकली स्पीकिंग। अब दूसरे उसमें मंत्री ही नहीं है आपका, नई सरकार बन के फिर 15 दिन हो गए, यहां से कोई डिमांड भी नहीं है, ना जबलपुर से कोई मंत्री, ना रीवा से कोई मंत्री। और हम जो टैक्स देते हैं, हम जो यहाँ से आपको सरकार को माइनिंग से 100 तरीके से चीजें जनरेट करके देते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। क्योंकि जबलपुर में क्या है, एक नेता को उठा के इतना बड़ा पद दे दिया जाता है कि वो अभिभूत हो जाता है कि अरे भाई हमको सब मिल गया, और उसके बाद उसको लगा था तुम चुपचाप भोपाल में घर देखो, बैठ जाओ, जबलपुर की बात मत करो। तो जब तक जबलपुर की बात करने वाले लोग नहीं निकलेंगे, जब तक हर क्षेत्र का डेवलप होना जरूरी है। इतने साल में भी अभी जबलपुर का लड़का दिल्ली जाता है, बॉम्बे जाता है,
लॉकडाउन में आपको मैं एक मजाक की बात बताऊंगा, लॉकडाउन में इतने सारे लोग वापस जबलपुर आए, अपने माता पिता को देखे। उसके पहले मुझे लगने लगा था कि जबलपुर रिटायरमेंट होम बन गया है, कि जो आदमी रिटायर होता है वो जबलपुर में रुक जाता है, उसके जो बेचारे बच्चे हैं उनको कोई यहाँ व्यवसाय मिलता नहीं है, वो जाके बॉम्बे, दिल्ली, इन जगहों पे काम। तो ये क्यों होना चाहिए भैया? नागपुर एक समय जबलपुर का ट्विन सिटी माना जाता था, जहां नागपुर था वहां, अब वहां क्योंकि नितिन गडकरी हैं तो उनने उठा के वो नागपुर को कहां से कहां ले गए, और यहाँ हमारे पास कोई माई बाप नहीं है, तो हम वो वहीं पीछे के पीछे हैं। और कोई कुछ बोलता है तो उसको आप बहुत जल्दी कुछ उससे उत्तेजनाजनक बातें कर देते हैं और बोलते रहे देखो जबलपुर में गुंडे रहते हैं, जबलपुर में वो होता है। जबकि जबलपुर से ज्यादा सेफ एनवायरनमेंट मेरे को कहीं इसलिए नहीं मिलता क्योंकि यहाँ डेफिनेशन क्लियर है, कौन ईमानदार आदमी है उसकी डेफिनेशन क्लियर है, कौन गुंडा है उसकी डेफिनेशन क्लियर है। बाकी जगह तो बड़े बड़े गुंडे पॉलिटिशियन बन के बैठे हैं, बड़े बड़े गुंडे व्हाइट कॉलर बिजनेसमैन बन के बैठे हैं। यहाँ हम डेफिनेशन क्लियर देते हैं, नहीं यार वो पैसा होगा उसका बट वो आदमी ठीक नहीं है। ये बात बोलने की दिलेरी जबलपुर में ही है, ये और दूसरे शहर में आपको नहीं मिलेगी। मगर दुख की बात है कि यहाँ कोई नेता नहीं मिलता अपन। चलिए बहुत अच्छी बात कही, आप कॉफी लीजिए, कॉफी और विचार मंच पर आप बड़ी बेबाकी से बात कर रहे हैं। जी चलिए, थैंक यू। हमारा सवाल ये है कि आप कह रहे नेता नहीं है, तो जो लोग आए नेता नहीं है या उनमें करने की, काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, या उनके हित बदल जाते हैं, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं? आप देखिए सर, आपको अगर जबलपुर के प्रवेश में एक बात समझनी पड़ेगी कि जबलपुर क्या था। पहले जबलपुर एक गौंड रानी की राजधानी थी, ये तो अपन सब जानते हैं। फिर अपन सब यहाँ से पूछेंगे कि सबकी रूट्स कहाँ हैं। जैसे मैं भाई ब्राह्मण हूँ, कहाँ के ब्राह्मण हो भाई आप? हम यूपी के गोरखपुर के ब्राह्मण हैं। लेकिन कब थे हम गोरखपुर के ब्राह्मण भाई? आज से 100 साल पहले। भाई मेरे को मेरा एजुकेशन सब कुछ जबलपुर से मिला, तो अब मुझे मानना पड़ेगा मैं जबलपुर का हूँ। मैं ये नहीं बोल सकता मैं यूपी का ब्राह्मण हूँ, मैं तो दमोह से आया हूँ, मैं कट नहीं भाई, अब मैं जबलपुर का हूँ। हमारे नेताओं के साथ प्रॉब्लम क्या है? वो वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलते हैं। वो जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र का थोड़ा सा उन्होंने विकास कर दिया, 1-2 गांव में 4 हैंडपंप बना दिए, 4 सड़कें बना दी, अपना वाहवाही करा ली। वो जबलपुर को कभी अपना मानते ही नहीं है। जबकि आप देखें जबलपुर से जो नेता दिल्ली गए, वो दिल्ली को अपना 2 मिनट में मानने लगे, वो दिल्ली का विकास एकदम भयंकर तरीके से करने लगे। लेकिन जबलपुर को लोग इसीलिए नहीं मानते क्योंकि बिना माने भी यहाँ की जनता आपको जिता देती है ना। देखिए आप मेरी बात को समझिए, जो नेशनल पार्टीज हैं 2, बीजेपी और कांग्रेस, उनने मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, छत्तीसगढ़ को अपनी बकौती मान लिया है। यहां से वो पूरा पैसा कलेक्ट करती है और ऐसे क्षेत्रों में लगाती है जहां पे अगर वो पैसा नहीं लगाएगी तो चुनाव हार जाएगी। मतलब आप बोलो कैसे? आप जबलपुर को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप भोपाल को देखो। भोपाल को आप कंपेयर करो बेंगलोर से, कंपेयर कर सकते हो क्या? आप भोपाल को कंपेयर करो हैदराबाद से, कंपेयर कर सकते हो क्या? हैदराबाद छोड़ो, विजयवाड़ा से कंपेयर। क्योंकि अगर वहां पे नेशनल पार्टी पैसा नहीं लगाएगी तो क्या होगा? वो चुनाव हार जाएगी। आप लोग में से कई लोग लखनऊ गए होंगे, अभी आप लखनऊ और बनारस की हालत देखो, मतलब आप पहचान नहीं पाओगे। जबकि एक टाइम लखनऊ जबलपुर के लेवल का शहर माना जाता था, आज लखनऊ कहां पहुंच गया? क्योंकि यहां आप जबलपुर में कुछ भी नौटंकी पे लो, चुनाव तो जीतना ही है आपको। और आपके पास ऑप्शन में 2 ही पार्टी है, एक बीजेपी कांग्रेस, कोई क्षेत्रीय पार्टी है नहीं आपके पास। क्षेत्रीय नेता कोई खत्म होता है, खड़ा होता है, उसको थोड़ा सा पैसा देके ये लोग बैठा देते। तो इनको मालूम भाई आपके पास चॉइस 2 है, या तो आप 5 साल इसको चुनोगे, 5 साल बाद उसको चुनोगे। तुम जिसको चुनोगे वो यहाँ का पैसा लेके दिल्ली में लगाएगा, बॉम्बे में लगाएगा, वो जबलपुर में वापस नहीं लगाएगा। क्यों लगाए? जब उसका उसकी कोई जवाबदारी नहीं है, वो चुनाव वैसे भी जीत रहा है, उसकी 1 एकड़ की जमीन 1000 एकड़ वैसे भी हो रही है, तो वो क्यों लगाएगा पैसा? तो ये बड़ा दुख। मैं देखिए जबलपुर में आप रुक गए, जब रुक गए आपकी क्लिनिक अच्छी चल रही है तो क्या जिम्मेवारी नहीं? जिम्मेवारी वहां मेरी खत्म नहीं होती। मैं अगर अपने शहर के विकास के लिए कुछ नहीं कर रहा, मेरी उम्र बहुत कम है, तो कुछ अपन स्टेप आगे लेते हैं तो फिर गलतियां समझ में आती हैं, तो फैमिली भी बोलती है भाई ये क्या कर रहा है तुम बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहा हो। तो मगर मेरा अल्टीमेट जो एम है वो यही है कि मैं अपने शहर का इंटरनेशनल लेवल पे विकास करूं। आप ये सोचिए कि मैं उस विचार मंच का भी एक पार्ट था। आपको पता होगा केरला और कर्नाटक में बहुत सारे एनआरआईज चले गए, उन्होंने अपने बच्चों को साथ पढ़ने के लिए वापस अपने गांव और शहरों में भेजा, और 24 आवर उन बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो कैमरा से देखते हैं। उनका जो एलिक्यूशन कंपटीशन होता है, उनका जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, उनकी रिपब्लिक डे परेड होती है, वो सारे लोग कैमरा पे अब ये छोटे छोटे गांव में हो रहा है साहब, केरला के और कर्नाटक के, बट हम ये काम जबलपुर में नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए ऐसा नहीं है, जबलपुर शहर में जो हमारे लोग रुक गए हैं उनकी जिंदगी मेट्रो से बहुत ज्यादा अच्छी है। मेट्रो के बच्चे अब जब मेरे पास आते हैं, बाल झड़ रहे हैं उनके, मुहासे हो रही है, टेंशन है, रात को सो नहीं पा रहे हैं, 4-4 घंटे की नींद है, कॉर्पोरेट कल्चर इतना खराब है, सिगरेट पी पी के काम कर रहे हैं, बॉस फालतू को परेशान कर रहा है, एक ऐसी होड़ में शामिल हो चुके पुरानी
फिल्मों का डायलॉग याद होगा, ये वो रास्ता है जहां घुसते तो तुम अपनी मर्जी से हो बट निकल नहीं सकते। तो कॉर्पोरेट वही रास्ता है, घुस गए उसमें, मरते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं। जबलपुर में अगर आप 20-30 हजार रुपए महीना कमाते हो तो भी आप एक राजा की जिंदगी जी सकते हो। बिल्कुल। डिस्टेंसेस कम है, लेकिन ये चीज कोई समझाने वाला, कोई यहाँ पे रोजगार क्रिएट करने वाला। आप देखिए वो आपके बर्गी हिल्स में बना आईटी पार्क, अब मैं वो 4-5 साल से देख रहा हूँ, वो आईटी पार्क में अभी कोई कंपनी आई नहीं, वहां थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट चलता, आगे क्या हो रहा कोई अपडेट नहीं दे रहा। भाई हमको हर महीने बताओ ना क्या हो रहा है, हमको भी तो बताओ कि हमारा इतना पैसा वहां लगा है, अपन सबका पैसा लगा है, तो उसमें तुम कर क्या रहे हो? तो कोई जवाबदारी नहीं है साहब जबलपुर की। जबलपुर इज जस्ट यूज एंड थ्रो, कि आपने जबलपुर को यूज किया अपनी नेतागिरी बढ़ाने के लिए। आप भैया राष्ट्र, यहां से आप देखिए, अभी हंसी की बात यह है कि एक बड़ी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे शहर के हैं, इसके पहले जो उप मुख्यमंत्री जैसे वो थे वो हमारे शहर के थे, बट कहाँ, मतलब क्या विकास हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ? अभी मेरे को यहाँ अंदर आना था, इतने बड़े कॉफी हाउस में मेरी कार अंदर आने नहीं दी गई, मैं बाहर, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं। क्यों है ऐसा? क्योंकि कोई नेता की कोई जवाबदारी नहीं। चुनाव उसको वैसे भी जीतना है, चुनाव के पहले वो चीजों को सेट वैसे ही कर लेगा, तो काहे को जबलपुर के लिए कुछ करना है? कुल मिला के ये है कि कॉफी लीजिए, कुल मिला के आपका कहना है कि वोटर के पास ऑप्शन नहीं है, उसका फायदा नेता उठाता है। बिल्कुल। आप जीतेंगे इसलिए वो काम नहीं करता कि वो। लेकिन आपने एक बात और महत्वपूर्ण बोली कि जो यहाँ का जो पैसा है बाहर जा रहा है, बहुत सारे लोग जो आए हैं डेवलपमेंट की बात करते हैं, जबलपुर को चारागाह बनाए, तो क्या वास्तव में चारागाह है? देखिए साहब, जबलपुर में जिन नेताओं में एजुकेशन है उनसे उनकी खुद की पार्टी डरती है। जैसे अभी मेयर के चुनाव की बात हो रही है, इसीलिए नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ, बट मेयर का एक बहुत अच्छा कैंडिडेट हमारे जामदार साहब है, लेकिन आज देखिए सब लग गए कि उनको गलती से भी टिकट ना मिल जाए, क्योंकि भैया वो पढ़ा लिखा आदमी है, तुम अंगूठा छाप नहीं है, तुम उससे कहीं भी साइन नहीं करा पाओगे, तुम उससे कुछ भी उल्टा सीधा काम नहीं करा पाओगे, उसको खुद की भी छवि की चिंता है। तो एजुकेटेड आदमी, जो डिजर्विंग आदमी है, जो प्रतिभाशाली है, उसको पॉलिटिक्स में जगह नहीं मिलती, क्योंकि वो अपनी बात रखेगा बेबाकी से। आजकल फैशन क्या है, अरे हमने तो पढ़ाई लिखाई नहीं करी, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमने तो शादी नहीं करी, हम तो झोला उठाएंगे चले जाएंगे। अरे भैया ऐसा नहीं होता पॉलिटिक्स। तुमने अगर बच्चे नहीं पाले, तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, तुमने व्यवसाय नहीं चलाया, तो तुम दुख कैसे समझोगे मेरा? भाई जब लॉकडाउन था तब जो बच्चे, बोल रहा था अपने पिताजी को कि भैया मुझे नया कपड़ा चाहिए, वो तो बच्चा है, वो तो मांगेगा दिवाली में नया कपड़ा, उसको तुम नया कपड़ा नहीं दिला पाने का जो दर्द है वो जिसने बच्चा पाला वही समझेगा ना। भाई ये कौन सी बात है, मैं जोड़ा उठाऊंगा चला जाऊंगा? मैं किसी नेता की नहीं, आजकल जनरली ऐसी बात चल रही कि भैया मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने ना पढ़ाई करी, मैं सड़क पे था, अब मैं देश की सेवा करूंगा। अरे भाई तुम कौन सी सेवा करोगे देश की, जब तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं, जब तुमको हमारा दर्द मालूम ही नहीं है, तो तुम कैसे देश की सेवा करोगे? वैसे ही पढ़ा लिखा व्यक्ति पॉलिटिक्स में आना भी चाहता है, तो जो पुराने बैठे भाई आप समय नहीं देते। आप लोग ने समझी मेरी व्यस्तता और बात की, भाई जो मरीज बैठा है मैं उसको छोड़ के नहीं आ सकता। अब आप बोलोगे कि मैं सुबह 4 बजे से लेकर रात को 4 बजे तक आपके पार्टी ऑफिस में बैठा रहूं, वहां चाय पीता रहूं, नेतागिरी करता रहूं, तो कोई पढ़ा लिखा आदमी वो नहीं कर सकता। जो आदमी वैसी नेतागिरी करेगा साहब, वो बाद में उसी नेतागिरी से पैसा कमाएगा। तो आप में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्या आप नेतागिरी को पैसा कमाने का वो समझते नहीं? इट इज नोन एज सोशल सर्विस। आप उनको तनख्वाह देते हो, आप उनको इतने सारे पर्क्स देते हो कि वो पैसा ना कमाए, लेकिन कोई ने आज तक पूछा क्या भाई कि जो व्यक्ति 10 लाख रुपए का अपना रिटर्न जमा करके पॉलिटिक्स में घुसता है, वो 10 साल बाद 10 करोड़ का व्यक्ति कैसे बन जाता है? कैसे? उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा कि सौरव गांगुली साहब बीसीसीआई के अभी चेयरमैन बने, उसके पहले पिछले 5 साल से उनके पास कोई ऐड नहीं थे, कोई उनके पास विज्ञापन नहीं थे। इस बार वो नंबर 3 पे हैं, मतलब धोनी और सचिन तेंदुलकर से ज्यादा विज्ञापन। क्यों है भैया उनके पास विज्ञापन? क्यों अब सब सौरव गांगुली को अपने ऐड कराएं? क्योंकि भैया उससे उनको दूसरे फायदे होने बीसीसीआई में, उससे उनको स्पॉन्सरशिप। यही हमारे नेता करते। तो जो आदमी जिसका नेतागिरी काम है वो तो घुन बन के खाएगा ही ना तुम्हारे शहर को। उसने जिंदगी भर चाय के ठेले पे खड़े होकर गाड़ी देखी कि मैं एक दिन एक ऐसी गाड़ी में बैठूंगा, मैं एक दिन ऐसा बंगला, तो तुम अपनी मेहनत से वो गाड़ी बंगला बनाओ। तुमने क्या किया? तुम गरीबी दिखा के तुम बन गए नेता, और नेता बन के तुमने वो गाड़ी बंगला हमारे पैसे का तुम यूज कर रहे हो, तुम उसी में पगला जा रहे हो कि भाई हम नेता बन गए, हम फॉरेन घूमेंगे, हम बड़ी गाड़ी में बैठेंगे। तो ये चीज हमको, एक जैसे कोटा होता है तो कोई एजुकेशन का भी तो कोटा हो भैया। एक चपरासी की नौकरी के लिए भी तुम बोलते हो 12वीं पास बीकॉम क्यों बोलते हो? उसको भी फ्री कर दो, क्योंकि तुमको उस चपरासी से काम लेना है। बट नेता के लिए कोई डिग्री क्यों नहीं? क्योंकि तुमको कोई नेता से काम ही नहीं लेना है। तो तुम नेता कितना भी बेवकूफ हो, कितना भी पढ़ा लिखा ना हो, वो उतना फेमस है। गंवार रहना, नहीं पढ़ा लिखा रहना,
भाई जमीन से जुड़ा रहना अलग बात है। जमीन से जुड़ा रहना ये कि मैं जैसे हूं, मेरे को ट्रैक्टर चलाना भी आता है और मेरे को हेलीकॉप्टर भी शायद उड़ाना आता है, लाइसेंस नहीं है बट मान लो मेरे को कैसे करते, तो मैं अगर इसको जमीन से जुड़ाना है, इसको जमीन जुड़ाना है, लेकिन मैं बाहर भी फैलूं, मेरे को कुछ आता ही नहीं है, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, मैंने पहले ही अपना सब घर छोड़ दिया है, मैं किसी से दिस इज, ये हमें अपने यूथ को बताना है, ये नेतागिरी नहीं है। नेतागिरी आप अपने फील्ड में पहले एक्सेल करो। नेतागिरी आपके लिए मजबूरी नहीं होनी चाहिए, नेतागिरी आपके लिए सेवा भाव होना चाहिए। आज मैं अपने पैसे पे गाड़ी खरीद चुका हूं, फॉरेन घूम चुका हूं, अब अगर मैं नेतागिरी में आता हूं, मेरे अंदर लोभ नहीं है, मेरे अंदर लालसा नहीं है, मेरे अंदर ललक नहीं है कि मैं इस नेतागिरी को यूज करके फलानी चीजें कर लूं। वो चीजें मैं कर चुका हूं। ऐसे लोगों जब उतरेंगे तब जबलपुर सर चारागाह नहीं बनेगा। नहीं तो जबलपुर में आप कोई भी पार्टी के देख लीजिए, किसी भी पार्टी का नेता उठाइए और उसकी नेट जमीन देखिए। मैं बाकी एफडी और सोना और चांदी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं जमीन की बात कर रहा हूं। और इन लोगों ने क्या किया है, आम आदमी का डेवलपमेंट खड़ा कर, जबलपुर में 15,000 रुपए स्क्वायर फीट जमीन, 20,000 रुपए स्क्वायर फीट जमीन, खेती की जमीन 25 लाख रुपए एकड़। भोपाल में नहीं है ऐसी जमीन। क्यों है? क्योंकि तुमने उसमें पैसा फंसा दिया और उसके रेट बढ़ाते गए। अब मान लो मेरे को खेती करनी है, मेरे को जमीन ही नहीं मिलेगी साहब। 25 लाख रुपए एकड़ की जमीन पे क्या उगाऊंगा मैं? क्या मैं गेहूं उगा के 25 लाख रुपए एकड़ की जमीन को जस्टिफाई कर सकता हूं? अब मैं 20,000 रुपए स्क्वायर फुट की जमीन खरीदूं होम साइंस कॉलेज रोड पे, उस पे मैं कौन सा व्यवसाय चलाऊं? और जो व्यवसाय मैं वहां खोलूंगा उसमें बेईमानी अपने आप चालू हो जाएगी, क्योंकि मैं पहले दिन से एक गड्ढे के अंदर रहूंगा। किसने बढ़ाई जबलपुर की कीमतें? भाई तुम्हारे जबलपुर में मॉल चल नहीं पा रहे, मॉल चल पा रहा है कि आप जाके पता कर लो। एक मॉल तो बन ही नहीं पाया, बन के वो खंडर बन गया। आपके जबलपुर में बड़ा नाम हुआ कि कॉर्पोरेट अस्पताल आ रहा, वो नहीं चल पाया, वो बंद होने की कगार पे, बड़े लोगों का हाथ नहीं होता तो बंद हो चुका होता। तो आपके जबलपुर की पेइंग कैपेसिटी नहीं है। आप अगर एक मरीज से 300-400 रुपए ज्यादा आप पलंग का मांगोगे जनरल वार्ड का, वो नहीं दे पाएगा। अभी कोरोना में जिस तरीके से त्राही मची, हमने पूरा प्रयास किया कि हम उस चीज को रोकें, लेकिन जब सरकार की तरफ से कोई मदद ही नहीं है तो प्राइवेट आदमी जब कैसे उस चीज को कंट्रोल करेगा? जब सरकार की तरफ से सरकार ने आपको सड़क पे छोड़ दिया, अपना देखो अपना सेको। कोई नेता को वो होता था कोरोना तो वो बता देता था भैया मेरे को कोरोना हो गया, अब आप अपना इलाज खुद करा लो। तो जबलपुर और नेतागिरी दोनों के लिए जरूरी है भैया कि एजुकेटेड संपन्न लोग भी आए, ही आए नहीं बोल रहा हूं। तो कोई बोले अरे तुम तो कोई कांग्रेस वाली बात कर लेगी, बड़े लोग, मैं रईस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़े लिखे की बात कर रहा हूं। कोई आदमी जो 30,000 रुपए महीना कमा रहा है और पढ़ा लिखा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं पूंजीवादियों की बात नहीं कर रहा हूं कि जो अपना ही फायदा करते रहेंगे। आप पढ़े लिखे लोगों को, और आप जब भी कोई नियम बनाते हो साहब, देखिए एक गवर्नमेंट जो सिलेक्ट हुई है उसको 38% लोगों ने वोट दिया है। इसका मतलब यह है कि बाकी 62% लोग ने आपको वोट नहीं दिया है। तो आप इलेक्शन जीत के तो आ गए, बट जब आपको अपनी बात इंप्लीमेंट करनी है तो आपको सबको बनाया, तुमने डॉक्टरों से बात नहीं करी, तुमने किसानों के लिए नियम बनाया, किसानों से बात नहीं करी। क्या हुआ भाई? आप उस नियम को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। कोरोना का इनने सोल्यूशन क्या निकाला? इनने सारे लोग बोले हम बीएमएस को भी परमिशन दे देंगे इलाज करने की, इसको भी, तो बहुत अच्छी परमिशन दी तुमने। तो तुम जब बीमार हुए, जब हमारे मुख्यमंत्री साहब मामा शिवराज बीमार हुए, तो वो क्यों चिरायू गए भैया? वो क्यों सबसे बड़े अस्पताल में आयुर्वेद के नहीं गए जो भोपाल में है? आपने देखा होगा जहां ताज बन रहा है उसके सामने आयुर्वेद का सबसे बड़ा चिकित्सालय। अमित शाह साहब जब बीमार हुए तो क्यों भैया वो मेदांता अस्पताल गए? क्यों उनने आयुर्वेदिक इलाज नहीं किया? और हम वैक्सीन अब ढूंढ के खुश हो रहे हैं। हमारे रामदेव बाबा ने तो आज से 6 महीने पहले वैक्सीन ढूंढ ली थी। उस वैक्सीन ढूंढने के बाद 50 लाख लोग को कोरोना हुआ, 1 लाख लोगों की जान गई। अगर मान लीजिए जो काम बाबा ने किया वो काम हम लोग में से किसी ने किया होता, कि हमने बोला होता हमको कोरोना का इलाज मिल गया और उसके बाद इतने लोगों की मौत होती, तो हमारे साथ क्या बिहेवियर करते। तो आज की डेट में सर एक और चीज से क्या बचना है कि जो पावरफुल आदमी है हम उसका साथ देने लगे, हम उस विचारधारा को मानने लगे और ढोंग करें उस विचारधारा को मानने का, और उस विचारधारा को मानने का जो ढोंग है उसके पीछे हम अपना व्यवसाय आगे बढ़ाएं, हम अपनी गंदगी आगे बढ़ाएं। आपने बोला भैया हमने कोरोनिल 500-600 रुपए में निकाली। जो एलोपैथी में भी साहब ओरल दवाइयां थी, मतलब मुंह से लेने वाली दवाई थी, उनका टोटल भी सर 250-300 रुपए था और उनके रिजल्ट्स कोरोनिल से कई ज्यादा अच्छे थे। जो बाद में कई सरकारों ने बोला भी कि अगर कोरोना हो और चेस्ट में नहीं आ रहा इन्फेक्शन तो आपको ये दवाई लेनी है। महाराष्ट्र सरकार ने निकाला, मध्य प्रदेश सरकार ने, सब सरकारों ने निकाला, उनका टोटल 350 था। तो क्यों भैया इस देश में ऐसी चीजें चल रही हैं जिससे सिर्फ कुछ व्यक्ति विशेष का फायदा होता जा रहा है? अब जब आप पत्रकार भाइयों के बीच में मैं बोलूंगा कि जैसे ही किसान लॉ आया, क्यों बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने
अपने ग्रेनरीज बनाना चालू कर दी। क्यों? क्या हम लोग समझ नहीं पा रहे इस चीज? हम समझ रहे हैं इस चीज को। आगे आने वाले समय में यदि ऐसा ही चलता रहा कि कुछ कॉर्पोरेट्स के हाथ में सारा कुछ हो जाएगा, क्यों डॉक्टरी की डिग्री को कमजोर किया जा रहा है? क्योंकि साहब आगे प्रपोजल है, आप ये नोट कर लीजिए अभी जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी किसी मीडिया में नहीं आया है। आपकी जितनी पीएचसी, सीएचसी, पीएचसी मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मतलब सेकेंडरी लेवल, ये सारे बड़े कॉर्पोरेट्स को नीलाम होने जा रही हैं। ये सरकार नहीं चलाएगी, सरकार से कॉर्पोरेट पैसा लेगा। मतलब सरकार से कॉर्पोरेट ने 100 रुपए लिया, अब वो 100 रुपए लेके चाहे 80 रुपए में उसको चलाए, चाहे 60 रुपए में, बाकी उसका प्रॉफिट है। अब वहां काम करने के लिए तुमको डॉक्टर और नर्स चाहिए। एमबीबीएस डॉक्टर को तुमको तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, उसके बच्चे का स्कूल भी देना पड़ेगा, गांव में उसको बिजली भी देनी पड़ेगी। बट तुम ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर बना दोगे जिसके पास डिग्री नहीं है, तो वो तो कैसा भी रह लेगा भाई, 4 घंटे की बिजली में भी रह लेगा, बच्चे को कहीं और पढ़ा लेगा, आधी तनख्वाह में भी काम कर। उसको प्रमोट करने के लिए तुम डॉक्टरी को वीक कर रहे हो, क्योंकि तुमको अपने दोस्त जिनके दम पे तुम इलेक्शन जीतते हो, अब उनको फायदा पहुंचाना है। ये सब बातें पार्टी के परे है। कांग्रेस आती तो भी शायद यही करती, बीजेपी आती तो भी, लेकिन भैया कांग्रेस ये सब काम कर रही थी, हम त्रस्त थे, हम लोग सब, बहुत सारे लोग हिंदुत्व की विचारधारा वाले थे, आरएसएस से जुड़े थे, तभी तो हम बीजेपी को लेके आए। अब तुम भी वही काम करो और उसके बाद बोलो कि भैया हमको 70 साल पहले जो हुआ वो काम नहीं करने दे रहा। भाई तुमको भी 7 साल हो गए, आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपसे लोग सवाल पूछेंगे कि आपने क्या किया 7 साल में। 70 साल तो गड़बड़ हुआ, तभी वो पार्टी 40 सीट की पार्टी बची है और वो माहौल मजाक बन गया, लेकिन आप क्या कर रहे हो? और हर एक व्यक्ति को पूछना है कि भैया मेरे मोहल्ले के लिए तुम क्या कर रहे हो। एक बहुत फेमस अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि डेवलपमेंट का सबसे अच्छा तरीका स्वार्थी होना। मतलब आपके घर के सामने के कचरे की जिम्मेवारी आप ले लो, आप पूरे शहर की जिम्मेवारी मत लो। कोई आपके घर के सामने गंदगी मचाए, उसको पकड़ के आप मतलब समझा दो, तो उसको आप वो करो कि गड़बड़ हो रहा है। आप पूरे शहर की, आप अपने घर के सामने, तो भैया मेरा शहर, मेरा मोहल्ला, मेरा नेता क्या कर रहा है? क्यों एक जनसभा नहीं होती? इतने बड़े बहुमत से हमने अपने नेताओं को जिताया है, क्यों उन नेता की जनसभा नहीं होती जिसमें हर महीने वो रिपोर्ट कार्ड बताएं कि हमने क्या किया शहर की? लेकिन ये सब कुछ नहीं होता। पिछली बार भी आप कॉफी लीजिए। जी जी, मैं पिछली बार भी हमने दुबे जी को बुलाया तो उन्होंने कहा था कि आप रिपोर्ट्स लेना शुरू करिए, तो अच्छी बात आपने कही है। दूसरी बात जो चारागाह से हमने लेके आए, आपने नेता से लेके आए, लॉ पर लेके आए, एजुकेशन की बात हो गई, हेल्थ की बात हो गई। कोरोना में जब आप चले हो, जब आपने पहला इंटरव्यू दिया था, वहाँ की चीज़ें जब नर्सिंग एसोसिएशन और जिला जी सरकार की बैठक हुई, जिला प्रशासन की बैठक हुई, उसके बाद जो माहौल बना जी, तो रेट्स को लेके जी, एक बात तो ये कि जो माहौल बना के अस्पताल जो है बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल ओपनली ऑफर तो कैसे आप जस्टिफाई? सर देखिए, क्या हुआ? मैं आपको बताता हूँ। हमने सबसे पहले सरकार को यह प्रपोजल दिया था कि आप हर अस्पताल में कोरोना के मरीजों को भर्ती मत करिए, क्योंकि उससे कोरोना ज्यादा फैलेगा। हमने कहा था कि आप एक अस्पताल को, जैसा सब शहरों में हुआ, एक अस्पताल को अधिकृत करिए, उसके स्टाफ को मैनेज करना, पीपी किट को मैनेज करना बहुत आसान है। नहीं मानी सरकार। सरकार ने हमारे सिर पे बंदूक रख दी, बोले आपको हर अस्पताल में कोरोना का वार्ड चालू करना है। मैं अभी आपको बता रहा हूं वो गलत डिसीजन था, आज भी बता रहा हूं ये होने के बाद। बट उनको क्योंकि अपनी जिम्मेवारी छिड़कनी थी, उनने हमारे ऊपर डाल दिया। स्टाफ ने हमें क्या बोला कि स्टाफ, आपको मैं ये सब डॉक्यूमेंट शेयर कर सकता हूं कि हमको भैया सैलरी दुगनी चाहिए, हमको पीपी किट चाहिए। इसके बाद भी मैं मानता हूं कि कुछ अस्पतालों में, हर अस्पताल की बात नहीं कर रहा, जैसे मैंने ओपनली अपने अस्पताल का डाला था कि मैं 6,000 रुपए प्रतिदिन में कोरोना के मरीज का इलाज करने को तैयार हूं, और मैं वो 6,000 का ब्रेकअप भी देने को तैयार था कि मैं 6,000 क्यों ले रहा हूं। कई अस्पतालों ने उस समय पे मरीजों से ज्यादा चार्ज किया, लेकिन साहब हमने उनको भी फोन किया कि भाई आप क्यों, तो उनका कहना था कि ये चॉइस है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप आके हमारे अस्पताल में एडमिट हो। आप एडमिट होते टाइम हर चीज पे, और देखिए साहब मरीजों की भी ये थी कि उनने पहले एडमिट होते टाइम, मेरे अस्पताल में भगवान की दया से आज तक मैंने किसी से एडवांस नहीं लिया। कोरोना के 200 के ऊपर मैंने मरीज ठीक करके भेजे, क्योंकि मेरे विश्वास था कि वो मुझे पैसा देगा। तो जो अस्पताल तुमसे पहले दिन 2 लाख जमा करने बोल रहा, 3 लाख, तुम वहां जा क्यों रहे हो भाई? तुमको बाकी जगह पता तो करना था कि तुम्हारे क्या राइट्स हैं। कोरोना का भय पैदा हो गया था, लोगों को मालूम था कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। डेटा यह बोलता है साहब कि 65%, 60% के ऊपर आप अपनी जेब से पैसा खर्च करके हेल्थ केयर लेते हो। ये पूरे विश्व में सबसे वर्स्ट है। इंग्लैंड अमेरिका में 100% या तो इंश्योरेंस है या सरकार तुम्हारा करती है, या इंग्लैंड में तो पूरी सरकार लेती है, NHS है। बांग्लादेश जैसे देशों में, क्योंकि दूसरे देश का नाम लेंगे तो और लोगों को तकलीफ हो जाएगी, मैं नहीं ले रहा, मैं बांग्लादेश का नाम ले रहा हूं। बांग्लादेश में ये 25% है सिर्फ, मतलब अगर आपको 100 रुपए का इलाज कराना है तो 75 रुपए सरकार देती, 25 आपकी जेब से लगता है। सिर्फ 10% डॉक्टर, आपके जितने MBBS डॉक्टर हैं, आप बोलते हो कमी नहीं है, आप डॉक्टरों को कैप्चर नहीं कर पा रहे। सिर्फ 10% डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे हैं, 90% बाहर काम कर रहे हैं।
क्योंकि आप तनख्वाह नहीं दे पाते, आप वो सरकारी में काम करते करते बाहर इसलिए काम करते हैं क्योंकि आपने उनको उतना इंसेंटिव नहीं दे के रखा। आप भैया उतना पैसा दीजिए और बैन कर दीजिए कि वो बाहर प्रैक्टिस नहीं करे, ये आपका हक है। लेकिन आप बीच में बोलोगे, मतलब पहले आपने बोला है तुम कम तनख्वाह लो, बाहर भी काम करो, यहाँ भी, अब एकदम से एक दिन सुबह उठोगे नहीं अब तुम बाहर काम नहीं कर सकते, तो ये तो गलत है। आपको डे 1 पे अपनी कैटेगरी क्लियर करनी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। तो आप जो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हो साहब हेल्थ केयर का, आप ये समझो प्राइवेट आदमी आपने कोरोना के टाइम पे देख लिया, प्राइवेट आदमी गरीब आदमी को इलाज नहीं दे सकता। गरीब आदमी, ये देश गरीब देश है, ये कोई अडानी अंबानी का देश नहीं है, ये सावरकर का देश है, गरीब लोगों का देश है। ये देश ऐसे लोगों का देश है जिनके पास खाने को पैसा नहीं, कैसे वो अपना इलाज कराएंगे यार। तुम बोल रहे हो कि हम प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, पीएचसी सीएचसी भी प्राइवेट को दे देंगे, बहुत पैसा खर्च होता है, तो पैसा किसी के पिताजी का थोड़ी है, पैसा हमारा ही है जो वापस हमारे ऊपर खर्च होता है। आप एक एक चीज का हमसे टैक्स लेते हो, माइक आपने खरीदा टैक्स दिया, इनकम टैक्स बहुत छोटी चीज है, एक एक चीज पे इस देश में टैक्स लगता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, वही पैसा आपको वापस हेल्थ केयर में लगाना है। आप अपने बजट का 1% भाई साहब हेल्थ केयर को देते हो, 1%, जिसमें घूस खाने के बाद 0.25% लोगों तक पहुंचता है। अमेरिका 15% देता है, डेवलपिंग कंट्री को WHO के हिसाब से 20% देना चाहिए। अब आप बोलोगे डॉक्टर साहब तो ये दे क्यों नहीं पाती सरकार? साहब ये सरकार इसलिए नहीं दे पाती क्योंकि आपको नई वो क्या लोकसभा की बिल्डिंग बनानी है, आपको ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करने हैं जिसमें आपको लगता है कि लोग आपकी वाहवाही करेंगे। आपने सांसद की सैलरी क्यों खत्म नहीं करी भैया? कोरोना टाइम में आपने सारे सांसदों की सैलरी क्यों नहीं खत्म करी? मेरे को ये मोदी जी जवाब दें। आपने एक दिन में किसान लॉ पास किया, आप एक बिल पास करो कि जब तक कोरोना काल चल रहा है कम से कम जिस सांसद का इनकम टैक्स रिटर्न 1 करोड़ से ज्यादा है उसको तो तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए। मतलब बिजली फ्री आपकी, आपको 12-12 नौकर मिले हुए, 2-2 घर हैं। आप सारे सांसदों के देखें, एक मेन टेलीफोन फ्री, एयर इंडिया में ट्रेवल फ्री। तुम खुद सरकार को पंगु बनाते हो, तुम खुद BSNL को पंगु बनाते हो, एयर इंडिया को पंगु बनाते हो और उसको अपने दोस्त को बेच देते हो, तो ये तो सही तरीका नहीं है। आप बोल रहे हो हम रेलवे प्राइवेटाइज कर देंगे, तो गरीब आदमी जो आज जनरल की टिकट खरीद के पूरा भारत भ्रमण कर सकता है, जो स्लीपर की टिकट में 250-300 में 500 रुपए में उज्जैन पहुंच के महाकाल बाबा के दर्शन कर सकता है, उसका कौन सुन? तुम सबको 5 स्टार बना दोगे? बिल्कुल, भारतवर्ष 150 करोड़ लोग की पॉपुलेशन है, तुम पूरी ट्रेन को 5 स्टार कर दोगे तब भी तुमको लोग मिलेंगे, बट जो मेरा गरीब भाई है जिसको कुंभ में जाना है उसको कौन लेके जाएगा? और तुम जब रईसों की एक देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद अपनी विचारधारा से जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो इस तरीके के लोग हैं जो देश के खिलाफ हैं, तुम उनको ताकत दे रहे हो, क्योंकि तुम गरीब आदमी के पास जब कोई चारा ही नहीं छोड़ोगे, वो देखेगा भाई पांडे साहब तो बड़ी कार से उतरे, जैकेट पहने घूम रहे हैं, इनकी जिंदगी बढ़िया चल रही है, मेरे पास खाने को पैसा नहीं है, मैं अपनी आस्था धर्म को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, मैं चित्रकूट नहीं जा पा रहा हूं, मैं उज्जैन नहीं जा पा रहा हूं, तब आदमी हिंसा की तरफ बढ़ता है, तब चोरी बढ़ती है। आपको पता होगा कि गुड़गांव में, नोएडा में जब ये अपना लॉकडाउन पीक पे था तो बड़े बड़े लोग मोबाइल लेके बाहर नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि लोग मोबाइल छिना ले रहे थे, चेने छिना, क्योंकि वो वैसा आलम था। बट हमारे देश में अच्छे लोग भी हैं, तो जैसे ही लोगों को मिला तो देश अब वापस ऊपर बढ़ रहा है। बट ऐसे नियम मत बनाओ जिससे भाई पूरा का पूरी ताकत कुछ कॉर्पोरेट, कुछ रईस लोगों के हाथ में आ जाए और गरीब लोग इस बात पे मजबूर हो जाएं कि वो ऐसे काम करने लगे जो हमारे मतलब हमारे इमेजिनेशन के भी परे। पूरे देश को भी ये बचना चाहिए और शहर को भी बचना चाहिए। अब आपसे चिकित्सा की बात कर लेते हैं, सवाल होंगे हमारे साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि कोरोना का जो भय है, नए स्ट्रेन की भी बात चलने लगी, इसको थोड़ा डिस्क्राइब करिए ताकि जनता, जो आम जनता है उसको क्या। मैं पहले नए स्ट्रेन के बारे में बताता हूँ, सबसे लोग उससे डरे हुए हैं। देखो भाई, कोरोना का जो मोर्टेलिटी रेट है इंटरनेशनली वो 2% है, भारत में मोर्टेलिटी रेट उससे भी कम है, कोरोना में लोग मर नहीं रहे हैं। लेकिन कोरोना से इसलिए, देखिए मैं मास्क पहन के क्यों बैठा हूँ, कोरोना मेरे को हो चुका है, कोरोना मैं कोरोना सर्वाइवर हूँ, मैं बच चुका हूँ, मेरे को CT स्कैन में भी क्लियर था, चेस्ट में नहीं पहुंचा था कोरोना। कोरोना में 3 गलतियां हैं। जब आदमी को सबसे पहले कोरोना होता है वो समय बर्बाद करता है, वो जांचें नहीं कराता, वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ता है, अदरक लहसुन करता है, भाप लेता है। इसमें गोल्डन पीरियड जो कोरोना का है वो पहले 10 दिन है। जैसे ही आपके मेरे अस्पताल में जितने लोग समय पे पहुंचे, एक भी नहीं मरा। जो 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है उससे 100% मरीज बचता है। मरते बहुत ज्यादा जो वृद्ध लोग हैं या जिनमें पहले से थायराइड है, डायबिटीज है, वो मरते हैं, या जो लापरवाही करते हैं, जो अपना सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब कोरोना लंग्स को 50% से ज्यादा ग्रसित कर लिया, अब बचाना आपको मुश्किल हो गया। इनिशियली जैसे ही कोरोना लंग में, हर एक के लंग में कोरोना नहीं पहुंचता, 10% लोगों के लंग में पहुंचता है। वो 10% लोगों को पता अगर चल गया कि भैया कोरोना मेरे लंग में है, मेरे फेफड़े में पहुंचा, उसने इलाज करा लिया, वो तुरंत
ठीक हो जाएगा। अब न्यू स्ट्रेन ज्यादा घातक नहीं है, वो ज्यादा इन्फेक्टिव है 70 गुना, 70 टाइम्स। मतलब अगर अभी कोरोना का एक मरीज 10 मरीजों को संक्रमित कर रहा था, तो इस वाले स्ट्रेन का एक मरीज 700 लोगों को संक्रमित करेगा। अब जब 700 लोग संक्रमित होंगे तो उसी अनुपात में उतने ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार होंगे, उसी अनुपात में उतने ज्यादा लोग मरेंगे, तो इनडायरेक्टली वो लीथल हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को अगर वो वाला कोरोना लगा तो मैं मर जाऊंगा, नहीं, बट वो कोरोना उतना ज्यादा फैलेगा, तो जितने ज्यादा लोगों में फैलेगा उतने ज्यादा लोग बीमार होंगे। तो ये नए स्ट्रेन। अच्छा, वायरस में दो चीजें होती है, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और एंटीजेनिक शिफ्ट। मतलब वायरस अगर थोड़ा सा अपना रूप बदलता है तो हमारा शरीर भी और वैक्सीन भी उस बदले हुए रूप पे विजय पा लेती है, मगर अगर वैक्सीन पूरा रूप बदल देता है अपना, मतलब एकदम ऐसे से ऐसी पलटी मार देता है, तो पुरानी वैक्सीन और हमारी इम्यूनिटी उसको नहीं पहचान पाती। मेरे को कोई डाउट नहीं है कि ये जो हमारा कोरोना वायरस है ये बायो वेपन था, ये चाइना ने डेवलप किया, क्योंकि जिस तरह से ये संक्रमण फैला, आज तक कोई वायरस ऐसा नहीं फैला भाई। वायरस आपको टाइम देता है, 5 साल में फैलता, 10 साल, ये जिस गति से, जिस तेजी से फैला, ये चाइना ने दुनिया को उसकी औकात दिखाने के लिए डेवलप किया था कि तुम हम पे डिपेंडेंट हो, हम तुमको मार भी देंगे, फिर भी तुम्हारा नेता अपने मुंह से हमारा नाम नहीं ले पाएगा, क्योंकि हमारी दवाई तुम खाते हो, हमारा कपड़ा तुम पहनते हो, तुम्हारी हैसियत नहीं है। हमको सिर्फ एक आदमी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि चाइना गलत है और वो चुनाव हार गया। मतलब चाइना का पावर कितना है पूरी दुनिया में आप ये देख सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने आज तक चाइना का अपने मुंह से नाम नहीं लिया कि चाइना ने ये वायरस छोड़ा और हमारे इतने सारे लोग मर गए। देशभक्ति में एक ताकत भी होनी चाहिए, ताकत होना चाहिए गलत को गलत बोलने की। आप हर चीज में डिप्लोमेसी नहीं कर सकते कि आपके छोटे नेता गाली बकेंगे व्हाट्सएप पे और आप चुप बैठेंगे, नहीं। आपको सबसे ऊपर के लेवल से चाइना का विरोध करना था, ये चाइना की वजह से हम यहाँ हैं। तो नया जो स्ट्रेन है वो इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अभी की जो आपकी इम्यूनिटी है और अभी जो आपकी वैक्सीन है वो इसको झेल लेगी। आपको एक और बड़ी मजेदार बात बताता हूं, बीजेपी के प्रो प्रवक्ता हैं, एक डॉक्टर साहब है, मैं अभी उनका नाम भूल रहा हूं, घुंघराले बाल में, बहुत ही अच्छा प्रवक्ता है वो। कल उन्होंने सवाल पूछा सरकार से कि जब ये वैक्सीन को इंडिया में डेवलप किया जा सकता था, किया जा चुका है, आपने इंडियन वैक्सीन को परमिशन नहीं दी। आपने जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, जो आपके भारत सीरम इंस्टीट्यूट पूना वाला जी ने बनाई है, मतलब वो सिर्फ मजदूर हैं, वो वैक्सीन उनकी नहीं है, वो डेवलप ऑक्सफोर्ड ने करी है। तो वो वैक्सीन आपको सरकार 250 रुपए में सरकार को वो लोग दे रहे हैं और 1000 रुपए में आम जनता को देने वाले हैं। और जो भारतीय वैक्सीन डेवलप करी भारत सीरम ने, जिसको अभी तक तुमने परमिशन नहीं दी है, क्यों नहीं दी तुमने उसको परमिशन? यदि वो वैक्सीन को तुम परमिशन देते तो फ्री में उनने प्रोजेक्ट दिया था, मुफ्त में 130 करोड़ जनता को वो वैक्सीन लग पाती। तुमने उनको परमिशन नहीं दी, तुमने फॉरेन कंपनी से पहले ही 70 करोड़ डोज खरीदने का वादा कर दिया। क्यों किया भैया वादा? ये कोई स्पेशल वैक्सीन नहीं थी, ये इनएक्टिवेटेड mRNA इनएक्टिवेटेड प्रोटीन वैक्सीन थी, कि मतलब जो वायरस अपने अंदर घुसता है उसी वायरस का इनएक्टिवेटेड फॉर्म उस वैक्सीन में है। मतलब उस वैक्सीन से आपको नुकसान बिना हुए इम्यूनिटी आपकी डेवलप हो जाएगी। ऐसी वैक्सीन इंडिया में कई सालों से बन रही है, 20 सालों से। तो वो वैक्सीन तुमने क्यों? अच्छा, तुमने 2 फेज वाली वैक्सीन ली। 2 फेज का क्या मतलब है? जब आप फर्स्ट फेज की वैक्सीन लोगे, पहला इंजेक्शन लोगे, उस इंजेक्शन लेने के 2 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते के बीच में दूसरा इंजेक्शन लेना है। इंडिया में कौन सा प्रोटोकॉल वो फॉलो करते हैं हमें नहीं मालूम। पहले इंजेक्शन लेने के बाद आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन नहीं मिलता, दूसरे इंजेक्शन लेने के बाद आपको प्रोटेक्शन मिलता है। और अगर आप कोरोना से संक्रमित हो तो आप उस दौरान कोरोना को फैलाते रहोगे। तो अभी तक कोई एजुकेशन ही नहीं। आप वैक्सीन अगले हफ्ते से रोल आउट करने वाले हो। मैंने जो 90% मरीजों से बात करी, उनको लगता है हमने वैक्सीन लगा ली तो हम परशुराम बन जाएंगे, हमको कोई नहीं मार सकता। ऐसा नहीं है। आपका जब फर्स्ट फेज का वैक्सीन लगेगा तब भी आप बीमारी से इन्फेक्टिव बचेंगे। जब आपको सेकंड फेज का लगेगा तब आप 70 से 80% सुरक्षित रहेंगे, तब भी आपके साथ वाले सुरक्षित नहीं है। तो जब तक इस देश की 70 से 80% जनता को वैक्सीन नहीं लग जाता, तब तक ये कोरोना का भय खत्म नहीं होगा। और आपके हमारे लिए 1000 रुपए शायद वैक्सीन के लिए देना बड़ी बात नहीं है, बट आप एक आम मजदूर की बात सोचिए। बीपीएल के नीचे 30 करोड़ जनता आपके रिकॉर्ड्स के हिसाब से, और असली में 50 करोड़ जनता बीपीएल के नीचे, वो कैसे खरीदेंगे 1000 रुपए? अभी तक क्यों? तुमने बिहार में बोला कि अगर हम चुनाव जीते तो हम पूरे बिहार में फ्री लगाएं। तो मध्य प्रदेश ने भी तो तुमको चुनाव जिताया, चाहे फ्रंट डोर से जिताया चाहे बैक डोर से, जीत गए तुम। तो अभी तुमने मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बोला कि तुम सबको लगाओगे? और जब इंडियन कंपनी तुमको दे रही थी कि हम तरीका बता रहे हैं कि जिसमें तुम 130 करोड़ लोगों को फ्री में लगा सकते, तुमने वो तरीका फॉलो नहीं किया। तुमने वो पूना वाला का एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन खरीदने की बात करी और उसको परमिशन मिल गई, हमारे इंडियन वालों को अभी तक नहीं मिली। तो इसका क्या जवाब है? बिहार, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, वो तो देश की सरकार है और सारे प्रदेश के लोग उसके अपने हैं। बट अभी मिल कहाँ रहा है अपन को फ्री वैक्सीन? उसका दिमाग में यही होना चाहिए। हाँ, हमें सभी के लिए ये
कोरोना का जो भय है उसको दूर करने के लिए कुछ टिप्स? देखिए, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, पहले तो मैं अब मुगालते ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए अब जिस तरीके से लोग घूम रहे हैं, कोई मास्क पहन रहा है, कोई नहीं पहन रहा है, आप अपना प्रोटेक्शन करो, दूसरों का नहीं कर सकते। मैं फिर भी बोलूँगा अगले 1 साल तक मास्क, हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजेशन आप सबको प्रॉपर रखना चाहिए, चाहे आपने वैक्सीन ली है चाहे नहीं ली, क्योंकि ये सेकेंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। कोरोना में री इन्फेक्शन होता है, री इन्फेक्शन अगर एक बार बीमार होकर ठीक होने के बाद फिर से कोरोना होना, बट बहुत कम लोगों में होता है, ज्यादा नहीं है वो, बट होता है। अब वो कम में आप हो कि नहीं हो, आप कैसे बताओगे? आप नहीं बता सकते। तो हो सकता है आप हो उनमें, उसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं, किसी को भी फिर से हो सकता है। लेकिन अब अपन पब्लिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, इतने बड़े देश को फिर से अपन लॉकडाउन में नहीं डाल सकते, अपन अपनी सिक्योरिटी कर सकते हैं। डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना की जो मैंने बताया मोर्टेलिटी रेट 1 या 2% है, उसमें भी मैं बोलूंगा लापरवाही की वजह। तो जैसे ही लक्षण आए टेस्ट से ना डरें। लोग 5 दिन तो टेस्ट करने में लगाते हैं साहब, अरे अभी ऐसी सर्दी खांसी होगी, अभी टेस्ट नहीं करते। अब जब तुमको मालूम है एक जानलेवा बीमारी घूम रही है जो तुमको लग सकती, सबसे पहले टेस्ट कराओ। अगर लक्षण आपको जैसे बुखार आना, सर्दी खांसी बने रहना, सांस लेने में तकलीफ होना, कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें जोड़ों में दर्द रहना, मांसपेशियों में दर्द रहना, ऐसे सिम्टम्स यदि बने हुए हैं, एक तो डॉक्टर के अपने टच में रहे, ऐसे सिम्टम बने हुए तो चेस्ट सीटी आपको कराना पड़ेगा। अगर मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज है चेस्ट सीटी। अगर चेस्ट सीटी स्कैन, चेस्ट के सीटी स्कैन में आपको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस वाली बीमारी दिखी, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। 90% लोगों को एडमिट किया जाएगा, एडमिट करके उनका इलाज किया जाएगा और वो बिल्कुल बचेंगे। जो एडमिट होंगे उनमें से 95 से मतलब 98% लोग अगर सही टाइम पे वो होंगे तो बचेंगे। लक्षण देखे तो पीछे नहीं, और डरो मत, कोरोना हो जाए अब इतना स्टिग्मा छोड़ दो। सबसे पहले आइसोलेट हो अपने घर में, अपने बच्चों को मत कराओ। 3 साल से कम के बच्चों के लिए दवाई भी नहीं है कोई, है ना। 3 से 11 साल के बच्चे सबसे सेफ हैं। बूढ़े लोग बहुत वो तो अभी अपन को एकदम अपने माँ बाप से बात करें, दूर एक डिस्टेंस बना के बात करें कमरे के, उनको प्रोटेक्टेड रखें। अभी वैक्सीन को असर करने में कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा, क्योंकि जब उतने लोगों को वैक्सीन लगेगी तब वो असर दिखाएगी। और आपने वैक्सीन लगा ली तो आप सुरक्षित होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। कोरोना वैक्सीन के बाद भी हो रहा है। हमारे साथ डिजिटल इंडिया के राकेश मिश्रा है, उनका हेल्थ को लेकर आपने बोला कि हेल्थ केयर पे हम नई चीज़ें कर सकते हैं, सारी चीज़ें, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म पर यदि आपको कभी अवसर मिले अपने दिल की बात सुनाने के लिए, जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, और सीनियर्स इस बात को ज़्यादा अच्छे से रख सकते हैं, जिम्मेदार लोगों को, जैसे PM है, CM है, क्योंकि ये तो करते नहीं है, या लोग महसूस करते हैं आप नहीं देते। क्या चाहेंगे कभी ऐसा कोई फोरम बनाकर? मैं तो बिल्कुल चाहूँगा। देखिए, मैं अपनी तरफ से वादा करता हूँ कि जब भी किसी गरीब मरीज के लिए कोई भी आप कैंप रखेंगे मैं उपस्थित रहूंगा। सिर्फ एक कैंप करने से कुछ नहीं होता। मैंने प्रपोज किया भी था सरकार को कि एक आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। जहां मोदी जी ठीक है, बिल्कुल सही है, मैं उनके साथ हूं। आयुष्मान भारत एक अच्छी योजना है, मगर आयुष्मान भारत को आप ऐसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। आयुष्मान भारत में सबका सहयोग लगेगा, क्योंकि मरीज को अपने राइट्स मालूम ही नहीं है, अपनी ताकतें मालूम ही नहीं है। कुछ चीजों में उनने पैसे इतने कम रखेंगे, कोई डॉक्टर उसमें इलाज ही नहीं करता है। तो उस ब्रिज को कवर करने के लिए आप प्रबुद्ध जनों का सपोर्ट मिलेगा। आयुष्मान भारत से बहुत कुछ चमत्कार संभव है, क्योंकि हर गरीब मरीज का प्राइवेट में इलाज होने का सरकार ने एक रास्ता खोल दिया है। तो आयुष्मान भारत के कार्ड बनाने में आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। अस्पतालों को उसमें वो करने के लिए भाई हम IMA के माध्यम से, MP-NHA के माध्यम से डॉक्टरों को एक सही मंच पे लेके आ सकते हैं। हम लोगों को कंटिन्यूअस केयर दे सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर हो सकता है जिस पे आदमी फोन करे, जिस पे उसका ठीक इलाज हो। हमारे देखिए जैसे विक्टोरिया मतलब जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें जो लेप्रेसी विभाग है, जो कुष्ठ रोग विभाग है, उसमें डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है। हमने 4 बार चिट्ठी लिख के दी कि हम हफ्ते में 2 बार फ्री डर्मेटोलॉजिस्ट, फ्री चर्म रोग विशेषज्ञ देने तैयार है। कुष्ठ रोग, लेप्रेसी मुख्यतः चर्म रोग का एक विषय है, मगर आज तक वहां डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है। हमारे लिख के देने के बाद भी सरकारी, दोनों मतलब बीजेपी के टाइम पे भी, कांग्रेस के टाइम पे भी, सरकारी जो वो है उनका जो क्या जो प्रक्रिया, उसके हम फ्री में आ रहे हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए, बट उनको तब भी डर लगता है कि भैया डॉक्टर आके बैठने लगा, कल को ये सरकारी नौकरी ना समझ ले उसको, वो ऐसा ना। और जो वहां ऑलरेडी बैठे हैं शायद उनको मंजूर नहीं है कि कोई बाहर से आए, लेकिन आज तक वहां पे एक डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं बैठ पाया। हमारे प्रयास इस तरीके के रहते हैं। हमने सरकार को जब कोरोना चालू हुआ था तो प्रपोजल दिया था कि भैया IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में हम डॉक्टरों की एक इवनिंग क्लिनिक लगाने को तैयार हैं, हम वहां मदद करेंगे। कई अस्पताल, जैसे मेरे अस्पताल में जो फीवर क्लिनिक लगी उसका मैंने कभी कोई पैसा नहीं लिया, क्योंकि वो पैसा लेने लायक चीज नहीं थी। वो हमने फ्री में ही सबको एडवाइस और ट्रीटमेंट दिया। मगर
इन चीजों में साहब सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक सपोर्ट आना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो उसके बिना क्रेडिबिलिटी नहीं बनती सर। उसकी जो एक पब्लिक में मैसेज जाना चाहिए वो ठीक नहीं जाता। उनको लगता है कि भाई हम खुद को प्रमोट करने के लिए फ्री में बैठ गए, इस डॉक्टर की चलती नहीं है, आके फ्री में देख रहा मरीज, अब चलने लगेगी तो फ्री में नहीं देखेगा। हम सीनियर डॉक्टरों को लाने की बात कर रहे हैं, बट इसमें भाई कलेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो, कलेक्टर बुलाएं, कलेक्टर हमसे बात करें, या कलेक्टर भाई बड़े हैं तो एडीएम बात करें, एसडीएम बात करें, आप लोग प्रबुद्ध जन रिक्वेस्ट, तो ये बिल्कुल हो सकता है। हर डॉक्टर के मन में एक सेवा भाव है। यदि सवाल ये है कि डॉक्टर्स के मन में सेवा भाव, हाँ। जैसे हम लोगों की एक लॉबी होती है, बिल्कुल। हमारा ये प्रयास है जैसे चर्चा चौक के माध्यम से सकारात्मक बिल्कुल दिशा में बढ़ जाएंगे। IMA है, बिल्कुल। आपके बहुत सारे संगठन है, डॉक्टर जामदार आपने नाम बिल्कुल। लिया, बहुत ज्यादा आगे रहते हैं समाज सेवा में, तो एक पूरी एक लॉबी प्रेशराइज कर सकती है। जैसे किसान बिल्कुल। आज देश को झुका रहे हैं, बहुत बढ़िया, मतलब सरकार आज देखिए बैकफुट पे है सरकार, बिल्कुल। तो क्या जितना अच्छा विजन आपका है, आपने बहुत सारी चीजें एक तरीके से उन्हें खोल कर रख दिया। जी, जी। इसके पहले एक व्यवसाय जगत से आए जी, जी। डॉक्टर प्रेम द्विवेदी, उन्होंने काफी अच्छी बात की। तो क्या हो सकता है, IMA कर सकता है क्या डायरेक्ट PM से? देखिए मैं ये प्रपोजल देना चाहूंगा, आप लोग के माध्यम से ये मुहिम चालू होनी चाहिए कि जितने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शाखाएं हैं, जैसे जबलपुर है, सतना है, वहां हफ्ते में एक दिन सरकार के तरफ से प्रपोजल आए और निशुल्क कैंप लगे, जहां पे ना केवल मरीजों को इलाज मिले, जो भर्ती होने वाले मरीज हैं उनका आयुष्मान के तहत अस्पतालों में एडमिशन मिले। भाई जैसे मैं किसी को भेजूंगा कि तुमको इस अस्पताल में एडमिट होना है, उस अस्पताल को मेरी बात का भी मान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फिर वो मरीज को भगा देगा। अब मेरा खुद ही का आयुष्मान अस्पताल है, मैं मरीज को देख रहा हूँ, उसके पास कार्ड है, मैं कैसे इलाज नहीं करूंगा उसका, मेरे को तो वहां और आप लोग वहां रहोगे तो आप जब ये पॉजिटिविटी देखोगे सरकार, अच्छा, और डॉक्टर को इससे क्या मिलेगा, जो डॉक्टर इसके साथ इन्वॉल्व होंगे उनको शहर में ख्याति मिलेगी। आप लोग के माध्यम से देखिए भाई, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत तो सबको रहती है, मैं बेबाकी से बोल रहा हूं तो अपने आप को क्यों छुपाऊं। आप खुद पेपर उठा के देखिए कितने सारे डॉक्टर्स ऐड करते हैं। अब जब कोई तुम अच्छा काम करोगे तो तुमको जो तुम 2 लाख रुपए का ऐड कर रहे हो ना, वो फ्री में मिलेगा करने के लिए, तो तुम्हारा भी इंसेंटिव है कि तुमको भी लोग जानेंगे कि तुमने अच्छा काम किया। और तो जब लोग अच्छे से जानते हैं, जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूं, आप लोग जैसे लोग मेरे से शुरू से जुड़े हुए हैं, तो मैंने आज तक अपना पेपर में कभी कोई ऐड नहीं दिया, सिर्फ जब चालू किया था तब बताया कि मैं चालू हो रहा हूं, मैंने कोई न्यूज कभी नहीं दी, वो अपने आप होती है। तो डॉक्टरों को भी जब ये मेथड पता चलेगा कि नहीं, तुम अगर इस तरीके से अच्छा काम करोगे, तुमको इस तरीके से प्रेस सपोर्ट करेगी, तो वो बात बिल्कुल आगे होगी। तो आपके माध्यम से बिल्कुल हफ्ते में एक बार एक निःशुल्क सुपर स्पेशलिटी कैंप लगना चाहिए, जिसमें विशेषज्ञ बैठे, MBBS डॉक्टर नहीं बैठे, जो डॉक्टर तुमको मेडिकल में नहीं मिलेगा, जो आपको विक्टोरिया में नहीं मिलेगा, वो डॉक्टर बैठे, और वो मरीज को देख के भगा नहीं देखे, हाँ कैसा देखा, हाँ ऐसा करा, वो उसका एंड तक सोल्यूशन फॉलो अप हो, और उस फॉलो अप में आप लोग इन्वॉल्व हो कि भैया आप आके पूछो, पांडे साहब आपने ये मरीज को देखा और भगा दिया, उसको पैरासिटामोल और मल्टीविटामिन देके, आपने आगे क्या किया साहब। और वैसे ही जब हम पूरा इलाज करें तो आप उसको सामने प्रोजेक्ट करेंगे, तो भाई पांडे साहब ने इसको पूरा, इसके दोनों हिप रिप्लेस कराए, इसकी प्लास्टिक सर्जरी कराई, बिल्कुल निःशुल्क है, देखो पांडे साहब ने कितना अच्छा काम किया। तो इससे लोगों को इंसेंटिव मिलेगा। अभी भी डॉक्टर पैसा दे ही रहे हैं फेमस होने के लिए, हर एक नहीं, कई लोग दे रहे हैं, अपने अपने तरीके से अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, ये तरीका ज्यादा अच्छा है। तो मैं तो आपके साथ पूरी तरह से हूं, मैं अभी सचिव हूं, आगे हो सकता है IMA का अनाउंस हूं कि मैं अगला प्रेसिडेंट बनूंगा, तो अगर वैसा सबने बोला और मैं बना तो मैं आपके साथ और अच्छे तरीके से उतरूंगा। अभी भी हमारे साहू साहब जो प्रेसिडेंट हैं वो मेरी बात मानेंगे, तो आप इस प्रपोजल को बनाइए IMA के साथ। सबसे खुशी की बात है कि जो मध्य प्रदेश का स्टेट ऑफिस है, मध्य प्रदेश का जो प्रदेश मुख्यालय है वो जबलपुर में, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो भोपाल या इंदौर में नहीं है, बहुत कम चीजें हैं जिनका मुख्यालय जबलपुर में है, IMA का है। तो उस मुख्यालय को एक अपन प्रपोजल दें, कलेक्टर को उसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि भाई जिला दंड अधिकारी जब इन्वॉल्व होता है तो दंड चीजें बेहतर होती है। प्रवीण मिश्रा जी हमारे साथ, सरकारी सवाल है। बेसिक बात यह है कि जबलपुर देखें या मध्य प्रदेश देखें, एक यहाँ की जो पेइंग कैपेसिटी है कमजोर है। लोग बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, सारी समस्याएं हैं, सारी चर्चा होती है। हमारा सवाल ये है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए, एक ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया जाए कि लोग बीमार ही न पड़े। उनको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, बीमार ही ना पड़े, ये तो नहीं है, कोई काम नहीं होता है। मैं समझ गया क्वेश्चन, कोई काम नहीं होता है, और हम सीधे ट्रीटमेंट की बात करते हैं। आदमी बीमार ही न पड़े, वेलनेस प्रोग्राम की बात करें, इस पर हम कब काम शुरू करेंगे? सर देखिए, इसका आंसर मैं एक बड़े लॉजिकल ढंग से दूंगा सर। कुछ बीमारियां हैं जो एक्वायर्ड होती हैं, एक्वायर्ड मतलब जो हमें मिली, एनवायरनमेंट से मिली या इन्फेक्शन से मिली। कुछ बीमारी जेनेटिक होती है, अनुवांशिक बीमारी से भी आप लड़ सकते हो।
अब आपने मेरे से बहुत बढ़िया सवाल किया कि कैसे हम बीमार होने से बचें। सबसे पहली बात साहब, हमने अपने ऊपर ये बीमारियां बुलाई हैं, आधे से ज्यादा बीमारियां डायबिटीज, थायराइड, ये नेचुरल बीमारी नहीं, हमने अपने ऊपर बुलाई। कैसे? 8 घंटे की नींद लेना है, ये शास्त्रों में भी लिखा है, डॉक्टर भी कहते हैं। आप नहीं लेते, आप कभी 1 बजे सोते हो, कभी 11 बजे सोते हो, कभी 2 बजे सोते हो। आपको एक ही टाइम, जैसे आप पत्रकार बंधु हैं, आपको रात को जगना पड़ता है, तो आप मान लो 3 बजे सो रहे हो, आप 11 बजे उठो। आप कोई गलत काम करके थोड़ी सो रहे हो, आप न्यूज़पेपर पब्लिश करके सो रहे हो, क्यों डर रहे हो भाई? आप 8 घंटे की, आप एक साथ 8 घंटे की नींद ले सकते, दोपहर को नींद लीजिए, बट टाइम टेबल, जितने बजे रोज सो रहे हो उतने बजे सो, जितने बजे उठ रहे हो। तो क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में एक प्रक्रिया चलती है, आपके बॉडी में एक रिदम चलती है, केमिकल मीडिएटर रिलीज होते हैं, हार्मोन रिलीज होते हैं जो नींद दिलाते हैं, और फिर हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपको जगाते हैं। अब उसको बॉडी को बेचारी को पता ही नहीं कब उसको सोने वाले हार्मोन रिलीज करने, कब उसको जगने वाले, तो बीमार तो आप होगे। 1 घंटे का व्यायाम, व्यायाम मतलब ये नहीं कि जिम में गए, म्यूजिक सुन रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, पान बीड़ी तंबाकू खाए वापस आ गए। 1 घंटा एक्सरसाइज, प्रॉपर पसीना निकालना, दौड़ना, जो हमारा पुराना व्यायाम होता था जिसमें हम दंड बैठक मारते थे। अभी यहाँ इस कमरे में कितने लोग मेरे को 100 दंड बैठक मार के दिखा सकते हैं? बहुत कम। पहले के जमाने में हर जो नहीं मारता था 100 दंड बैठक, उसको गांव के बाहर भगा देते, बेवकूफ आदमी। तो वो सॉरी तो वो मतलब अपन पुराने उसमें मतलब दिलेरी किस चीज को माने, कह रहे भाई वो डॉक्टर के पास बड़ी गाड़ी है या वो डॉक्टर फॉरेन घूमता है, इसको बड़ी बात ना माने। हमारे सोसाइटी में अरे डॉक्टर स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, क्या बॉडी है यार इसकी, अरे यार ये तो अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देता है। इन चीजों को हमको बड़ा मानना पड़ेगा। हम लोग जो समाज का आईना है, आप हैं, इनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को आगे ले जाना पड़ेगा। सबसे बड़ा इसका आंसर स्पोर्ट्स है साहब। इस देश में 130 करोड़ में तुम 2 गोल्ड मेडल नहीं ला पाते, लाते भी कहा है निशाने में, अरे भाई अच्छी बात है, मैं उनको डिग्रेड नहीं कर रहा, बट हम कुश्ती में ब्रॉन्ज ला पाते हैं, वो भी 1-2 कैटेगरी में। हम क्यों जेवलिन नहीं जीत रहे, हम क्यों शॉर्टपट नहीं जीत रहे, क्यों हम चीजों, क्योंकि यहाँ स्पोर्ट्स की कोई हैसियत नहीं है साहब। आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी दिन में 1 घंटा मिनिमम, 2 से 3 घंटा व्यायाम को देना चाहिए। गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, इन पे बैन तो लगा नहीं सकते क्योंकि उससे सरकार पैसा कमाती है, बट अपन को लोगों को बताना चाहिए कि ये सबसे गंदा वो जो पाउच वाला सिस्टम है, पाउच फाड़ा हुआ खाया, वो बंद हो जाना चाहिए। उससे कचरा भी इतना फैलता है, मोदी जी चिल्लाते रहेंगे स्वच्छ इंडिया कैंपेन, और वो पाउच खत्म करते रहेंगे। तो नशों से बचें, 8 घंटे की नींद लें, हरी सब्जियां खाएं, अंकुरित ग्राम चना खाएं, अपने पेट पे फैट को आने से रोकें। ये इंडिकेटर है कि भैया गड़बड़ चल रहा है काम, यहाँ फैट नहीं आना चाहिए। रिक्शे वाले के पेट में फैट नहीं है क्योंकि उसको अंदर फैट डालना है, तो बाहर फैट नहीं डाल पाता है। और अपन तो ये चीजों से बचें। लोग समय से पहले गंजे हो रहे हैं, क्यों? हरी वरी मैं यहाँ किसी को नहीं बोल रहा, बोले एकदम से डॉक्टर साहब ने अपनी तो मैं पर्सनली नहीं बोल रहा। समय से पहले गंजे क्यों हो रहे हैं? हरी वरी करी, हरी मतलब हर चीज की जल्दी यार, यहाँ से वहां जाना, वहां से जाना। वरी हर चीज की चिंता, करी मतलब खराब खाना। अपने खाने में तेल कितना ज्यादा है, तेल अपना बदले, लोकल तेल यूज करें। आप ऑलिव ऑयल खा रहे हैं, भैया कभी आपके बाप दादा ने ऑलिव ऑयल खाया था, मतलब मैं उनको खराब मिला, आप इडली का ऑयल खा रहे हैं, भैया तुम अपना सनफ्लावर ऑयल खाओ, सरसों का तेल खाओ, आप और जौ का तेल खाओ, उसको बदलो। हर 3-3 महीने में अपने तेल को मिनिमल खाओ। तला हुए खाने को जितनी जरूरत है, जितनी मात्रा में, उतना खाओ। एकदम सब चीज तली नहीं। मीठे को जितना आप 35 साल के बाद अवॉइड कर सकते उतना आप मीठे को अवॉइड करो। और फिटनेस को कल्चर बनाओ, आप अपने घर में कल्चर बनाओ। आप अपने बेटे के साथ दौड़ो, उससे आपका बेटा अगर आपसे दौड़ हार रहा है तो उसको तिरस्कृत करो, यार तुम कैसे आदमी हो, अपने पिताजी से हार गए तुम दौड़, उनको ग्राउंड लेके जाओ। तो ये इससे साहब हेल्थ बढ़ेगी। उपाध्याय जी हमारे, उनका एक छोटा सवाल। सर आपने एक शब्द का यूज किया, बायो वेपन जी। मेरा बहुत छोटा सवाल है कि अगर ये बायो वेपन है, आगे जाके हो सकता है दूसरे देश भी इससे इंस्पायर हो, फर्स्ट टाइम आने वाली सभ्यता के लिए कितनी बड़ी खतरे घंटी हो जाएगी? सर देखिए, चाइना का अगर आप वो स्टडी करेंगे जाके, उनकी विचारधारा, वो इतनी खतरनाक विचारधारा है, वो पूरी दुनिया को चाइना बनाना चाहते हैं। अपन तो भाई बात भी करते हैं अखंड भारत की, तो अपन ज्यादा ज्यादा अफगानिस्तान तक जाने की बात करते हैं। अपन ये नहीं बोलते कि हम यूएसए को भी कैप्चर कर ले अखंड भारत में। आप मेरी मतलब हम बोलते भाई पहले जितनी जगह पे हिंदुओं का वर्चस्व था, उतनी जगह हिंदुओं का वापस आ जाए वर्चस्व। हमारा कहना है हमारा धरोहर हमें वापस नहीं जाए। हम अमेरिका पे गंदी नजर नहीं डालते, हम रशिया पे, चाइना की नजर पूरे विश्व पे है। तो आप उनका जो माओ जेडोंग था, जिसने आज तक सबसे ज्यादा कत्ल किए हैं, उसकी डॉक्ट्रिन को जाके पढ़िए। वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि जो चाइनीज रेस है उसको रूलर बनना है सबके ऊपर। और वो अभी आपको बुरा लगेगा सुनने में, बट वो हमारे रूलर बन चुके हैं। कैसे बन चुके हैं साहब? हमारी गलती थी। हमने अपने आपको ये बात जान के बड़ा आश्चर्य होगा,
70% हमारी दवाइयों का जो रॉ मटेरियल है, मतलब जिस चीज से दवाई बनती है, वो चाइना से आता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इंडियन आदमी अच्छा माल बना रहा था और 10 रुपए का बेच रहा था, बोले चाइना से तो 8 में मिल रहा है, हम चाइना से लेंगे, तो इंडियन आदमी की फैक्ट्री बंद हो गई। यही आपने स्टील में भी किया। अब उनको मालूम है कि उनकी ताकत इतनी है कि आप उनसे पंगा ले नहीं सकते। कल को अगर उनने आपकी दवाइयां भेजना बंद कर दी, आप सड़क पे आ जाओगे। अच्छा, हम चाइना का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं ये भी किसी को नहीं मालूम। हम चाइना का बहिष्कार अपने भाई को प्रमोट करने कर रहे हैं। वो तो सिर्फ 3% है, मतलब भारतवर्ष जो चाइना से सामान खरीदता है वो उनके टोटल एक्सपोर्ट का मात्र 3% है। गूगल खोल के देख लो आप, मतलब 100 में 3 रुपए, उनको फर्क नहीं पड़ता। बट वो जो 3%, उनका 3%, उनके लिए जो चना मूंगफली है, वो हमारे यहाँ के जो बेचारे बिजनेसमैन है उनके लिए 300%। मतलब वो जो तुम उनसे नहीं खरीद के यहाँ के लोगों से खरीद रहे हो, उससे तुम्हारा देश आगे बढ़ रहा है। चाइना ने ही ये बायो वेपन किया है। आप मेरे से फिर से स्टैम्प पेपर लिखा लीजिए, वो 2 साल में फिर से करेंगे, क्योंकि आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। किसी देश ने उनको कुछ नहीं बोला। आप मान गए कि वो चमगीदड़ से लगा, यार मजाक चल रहा है, चमगीदड़ से लगा, वो कोई बोलता आर्मेडेलो से लगा। आज तक की हिस्ट्री में ऐसा वायरस नहीं आया। कोरोना वायरस तो 68 में ही पकड़ में आ गया था सर कोरोना, 68 में। सर एक करेक्ट कर रहा हूँ सर। अब तो उसका बायोलॉजिकल जो नहीं, लॉक है, वो लॉक उन्होंने नहीं सर, एक सेकंड करने के बाद उसके सर मैं समझाता हूँ ना, मैं वो आपका क्वेश्चन ही समझ जाए। कोरोना एक टाइप ऑफ वायरस है। कोरोना वायरस इज अ टाइप। जैसे अपन बात करें ह्यूमन बीइंग, होमोसेपियन, अब ह्यूमन बीइंग में अमेरिकन भी है, इंग्लैंडियन भी है, इंडियन, तो कोरोना कुत्तों में भी होता है कोरोना वायरस, वो भी। तो कोरोना एक टाइप है वायरस का। उस कोरोना वायरस का जो ये म्यूटेशन है जो आपने बोला, जिसका नाम है कोविड-19, वो नोवेल वायरस है। नोवेल मतलब हमको पता ये ऐसा कैसे कर रहा है, हमें मालूम ही नहीं था ये वायरस किस टाइप की हरकतें मचा रहा है। और अभी भी जो लोग बच गए हैं कोरोना से, ये बात मैं मेंशन करना भूल गया, वो पोस्ट कोरोना सिंड्रोम से ग्रसित हैं। जैसे मैं जब कोरोना से रिकवर हुआ, 2 महीने तक मैं एथलीट रहा हूं, कई जगह स्पोर्ट्स खेला हूं, दौड़ते नहीं बनना मेरे को, सांस फूल जा रही में पढ़ा, फिर अपन ने लिटरेचर में मैग्नीशियम खाया, लोगों के बाल झड़ रहे हैं कोरोना के बाद, डिप्रेशन हो रहा, बैठे बैठे नकारात्मक ख्याल आ रहे हैं। ये कोरोना के साइड इफेक्ट्स हैं। उनने वो जो बायोलॉजिकल वेपन बनाया था पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाए थे और लीक हो गया। उनका इससे खतरनाक वेपन बनाने का प्लान है। उनने टेस्ट कर लिया, उनने देख लिया हमारा दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तो वो फिर से वेपन्स को लॉन्च करेंगे। ये हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। हमारी सरकार पंगु है, मतलब चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि वो चाइना ऑलरेडी व्यवसायिक तौर पे हमारे ऊपर हावी हो चुकी है। आपकी अभी तक हिम्मत नहीं हुई कि हम चाइना से 1 रुपए, आप वो एप्स बैन कर रहे हो, यार मजाक कर रहे हैं, वो भी नाटक दिखा रहे हैं, ऐप बैन मत करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो ऐप बैन होने से, क्योंकि वो उनका मेन क्राइटेरिया वो था ही नहीं। तो जो चाइना है उसने आप पूरी दुनिया के, सिर्फ भारतवर्ष नहीं, पूरी दुनिया को एक जोरदार चाटा मारा है और अपन पलट के कुछ नहीं कर पाए, अपन चाटा खा के गांधी जी टाइप दूसरा गाल आगे कर दिए। तो अब दूसरा गाल आगे हुआ है तो चाटा फिर पड़ेगा अपन को, बहुत जल्दी पड़ेगा। और उन्होंने मिलिटरीली, आप देखिए श्रीलंका में उनने एक पोर्ट कैप्चर कर लिया है, जहां से अगर कभी भारत और चीन की लड़ाई हुई तो उनके पास नीचे कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने श्रीलंका को पैसा दिया, वो रीपे नहीं कर पाया, उन्होंने पोर्ट कैप्चर कर लिया जी। पाकिस्तान में उनने उनकी बहुत सारी चीजें कैप्चर, तो वो तो लड़ाई के लिए तैयार बैठे हैं आप। अब आप इस चीज से कैसे निकलोगे? सिर्फ भाषणबाजी से आप नहीं निकल सकते, आपको कुछ करके निकलना पड़ेगा। ये मेडिकल जो इतना एक्सपेंसिव होता जा रहा है जी, तो इसमें कोई कैपिंग की जरूरत है? बिल्कुल है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो ये वैक्सीन है उसको इमरजेंसी ट्रायल, इसके मायने क्या है? सर देखिए, ये जो वैक्सीन है इसको ट्रायल करने का अपने पास सॉलिड से समय नहीं है, क्योंकि कोरोना जिस स्पीड से फैल रहा है, हम उसका रोकथाम अभी बेसिकली मजेदार बात ये मानी जाए कि मेरे हिसाब से इंडिया में तो हर्ड इम्यूनिटी में अपन बहुत आगे हैं। अगर नहीं होते तो यहाँ लाशों के ढेर बिछे होते, जैसे अपन लोग घूम रहे हैं अभी, अपन जैसे बैठे, कोई ना सोशल डिस्टेंसिंग है ना कुछ है, तो अभी तक तो गड़बड़ हो गई होती। लेकिन फिर भी इसमें अपन के पास उतना ट्रायल का टाइम नहीं है, तो कुछ साइड इफेक्ट्स तो मिलेंगे, बट वो साइड इफेक्ट कोरोना के साइड इफेक्ट से तो कम ही रहेंगे ना साहब। और अगर किसी को कोरोना हो भी जाता है वैक्सीन के बाद तो वो मर नहीं रहा है। मतलब जैसे मैंने वैक्सीन लगाई, वैक्सीन मेरे को कोरोना से नहीं बचा पाई, बट कोरोना की जानलेवा प्रवृत्ति से बचा ले रही है, इसीलिए ये वैक्सीन लगाने योग्य है। कुछ लोगों में 0.1% में खतरनाक साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, बट कोरोना में तो खतरनाक साइड इफेक्ट्स 2% में आ रहे हैं ना, तो कहां 0.1 और कहां 2, तो या तो 2% की रिस्क ले लो या 0.1% की रिस्क ले लो, आपके ऊपर है। दूसरा सवाल आपने जो बोला, देखिए हेल्थ केयर की कॉस्ट क्यों बढ़ रही है? हेल्थ केयर की कॉस्ट डॉक्टर की फीस की वजह से नहीं बढ़ रही। मेरी फीस कोरोना के टाइम पे भी उतनी थी जितनी आज है, जितनी कल रहेगी, 5 साल पहले भी उतनी थी। डॉक्टरी की कॉस्ट बढ़ रही है ऑक्सीजन की कॉस्ट से, डॉक्टरी की कॉस्ट बढ़ रही है दवाइयों के कॉस्ट से, सर्जिकल के कॉस्ट से। जो सूचर मटेरियल धागा पहले 20 रुपए का आता था वो 250 रुपए का आता है, क्योंकि उस पर कोई कैपिंग नहीं है।
भारतवर्ष में कम से कम गरीब देश में तुम एक कैटेगरी की दवाइयों को तो कैपिंग करो। तुम्हारे इसमें कोई, जैसे रेमडेसिविर थी जो अभी सबसे ज्यादा ड्रग, वो जबलपुर में एमआरपी 2800, एमआरपी 4800, एमआरपी 6200, ऐसा कैसे हो रहा था? कहां गए सारे देशभक्त? क्यों इस पे कोई सवाल नहीं उठाया गया? अब आप बोलो मेरे को 6000 वाली लगा दी। अब भैया जब मार्केट में वो ऑप्शन एक्सप्लॉयटेशन का अवेलेबल है, आपको एक आखिरी बहुत मजेदार बात बताता हूं, ये बात आप लोग को बड़ा अंदर तक हिट करेगी। एल्ब्यूमिन नाम की एक चीज होती है जो बहुत एंड में दी जाती है मरीज को, जब मरीज के सारे ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्रोटीन एल्ब्यूमिन, मरीज मुंह से कुछ नहीं खा पा रहा, आईसीयू में एडमिट है। पहले एल्ब्यूमिन बनाने वाली पूरे भारतवर्ष में 12 फैक्ट्री थी। उन पूरी 12 फैक्ट्री को एक बड़े कॉर्पोरेट ने खरीद लिया और पूरा एल्ब्यूमिन वो सप्लाई करने लगा। अब वो एल्ब्यूमिन की एमआरपी डिसाइड करता है। जो एल्ब्यूमिन पहले मिलता था 1200 रुपए का, आप जाके पता करो कितने का मिल रहा है, 4800 रुपए का। वो 4800 तो एमआरपी है, उसको ब्लैक करके लोग 7000 8000 में रेड भी हुए हैं इसके ऊपर। कलेक्टर ने इतना उसको एक्सप्लॉयटेशन किया कि लोकल एल्ब्यूमिन हम लोग नहीं लगाते। बैक्स्टर कंपनी है जिसका एल्ब्यूमिन इंपोर्ट होता है और वो हम लोग अपने अस्पताल में लगाते हैं कि जो लोकल कंपनी बना रही है वो तो ब्लैक में बेच रही है। तो जो हेल्थ केयर का मेन मुद्दा है, जो चीजें बिगड़ने का, वो दवाई है। पहले एक आम ऑपरेशन 5000 की दवाई में होता था, आज वही ऑपरेशन 15-15 हजार रुपए की दवाई में होता है। एक एंटीबायोटिक, जैसे मैं आपको एक नाम दूंगा, मेरूपेनम, बड़ी फेमस एंटीबायोटिक है, आप लोग ने बहुत आर्टिकल लिखे इसलिए नाम लिया। ये रिजर्व एंटीबायोटिक है। रिजर्व एंटीबायोटिक मतलब जब कुछ काम नहीं करता, एमआरएसए या बहुत खतरनाक इंफेक्शन है, तब इस एंटीबायोटिक को यूज होना। भैया पूरे अमेरिका में जितनी 10 साल में एंटीबायोटिक यूज होती है, फिर से बोल रहा हूं, पूरे अमेरिका में जितनी मेरूपेनम 10 साल में यूज होती है, उतनी जबलपुर में 1 हफ्ते में यूज होती है। क्यों भैया इतनी रिजर्व एंटीबायोटिक यहाँ क्यों इस पे कोई सरकार कोई सवाल नहीं उठा रही? जो मेरूपेनम है वो 600 रुपए एमआरपी से लेके 6000 एमआरपी तक आता है। इस पे क्यों किसी ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया? क्यों इस पे कोई? और नेता बोल देते डॉक्टर, अरे तो तुम क्यों उसको 6000 की एमआरपी वाला रहने दे रहे हो, जब एक कंपनी, बड़ी कंपनी उसको 600 का बना सकती। अच्छा, दूसरा आप जेनरिक की बात करते हो, जेनरिक में दुकान वाला प्रॉफिट कमा रहा है। जेनरिक दवाई का सीधा सीधा अगर आम भाषा में हम बात करें तो ऐसी दवाई जिसका कोई बाप नहीं है, जो कोई ब्रांड किसी की नहीं है। तो जेनरिक दवाई में घटिया क्वालिटी देते हैं। वो अगर किसी दवाई में 200 mg लिखा है तो उसके अंदर 50 mg मिलती है, एमआरपी उसकी 600 रुपए रहती है, और उसको दुकान वाले को 50 रुपए का देते हैं। अब दुकान वाला तुमको 51 में दे कि 600 में, ये उसके ऊपर। तो जेनरिक दवाई इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर अच्छी दवाई सही रेट पे, मतलब जो इनने कैपिंग की बात करी कि तुम इससे ज्यादा बेच ही नहीं सकते, क्योंकि जो सस्ते औषधालय में दवाई, जो इनने आयुष्मान औषधालय लगाया था, वहां की दवाई खुद मोदी जी नहीं खाएंगे, क्योंकि वो दवाई अगर वो खाएंगे तो वो जिंदा नहीं बचेंगे। मतलब ये फैक्ट बता रहा हूं मैं। तो गुणवत्ता की बात, आपको कैपिंग, जो भाई साहब ने कहा कि इससे आपको नहीं बनानी, उतने में दवाई मत बनाओ, जो बनाएगा वो बेचेगा। मगर वो कैपिंग आपने, जो इंपॉर्टेंट दवाई है उसमें किसी ने कैपिंग नहीं है। जो छोटी मोटी गरीबों की दवाई है जिसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर कैपिंग है। मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। जी पैरासीटामोल अमेरिका में बैन है। नहीं, पैरासीटामोल बैन नहीं है अमेरिका में, ऐसा बोल नहीं, नोवेल्जिन बैन है। अच्छा, हाँ, निमुसुलाइड बैन है। वेरी यहाँ वो जबरदस्त चलती है। देखिए साहब, जो मैं बोला, यहाँ कोई कंट्रोलिंग नहीं है ना साहब। अच्छा आप बता, मैं इस रुकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ कैसी फार्मेसीज चलती हैं, कैसे लाइसेंस बांटे जाते हैं, आप लोग तो मेरे से ज्यादा जानते हैं। तो जब यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो जैसे मेरे को नोवेल्जिन चलानी है, मैं किसी एक बड़े अधिकारी को कुछ सेवा शुल्क दे आऊंगा, तो वो क्या बैन करेगा मेरी दवाई को? यहाँ आम आदमी की किसी को नहीं पड़ी है भाई। यहाँ जो दवाई में प्रॉफिट है वो बेचेगा, वो प्रॉफिट जाके, अब तो आपको ये नहीं मालूम होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आ गए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्या मतलब है? पहले आप अगर सरकार बोल रहा हूं, आप अगर बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, किसी को भी पैसा देते थे तो उसका हिसाब होता था। अब मैं कोई भी पैसे को, मतलब मैंने कैसे भी कमाया उस पैसे को, उसको इलेक्टोरल बॉन्ड में कन्वर्ट करूं, कैश के थ्रू भी कर सकता हूं 2-2 लाख के, वो इलेक्टोरल बॉन्ड का डिक्लेरेशन नहीं होगा साहब। मतलब वो पैसा किसने किसको कैसे दिया उसका डिक्लेरेशन नहीं। तो मान लो मैंने 100 करोड़ किसी बहुत खराब योजना के तहत बीजेपी या कांग्रेस को या बीएसपी को या किसी भी पार्टी को दिए, तो मेरा नाम भी आप नहीं पकड़ सकते यार ये अमरेंद्र पांडे ने 100 करोड़ दिए और फिर ये वाली दवाइयां पूरी आम जनता में चला दी। आप नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि वो सरकार ने विधेयक पास करके उसको इलेक्टोरल बॉन्ड का रूप दे दिया। तो जब आप ऐसे देश में रह रहे हो जहां घूस खिलाने वाले का आप कॉलर ही नहीं पकड़ सकते, तो आपको तो जो करना आप कर ही सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो बदलने की जरूरत है। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, दरअसल में विकास की बात हुई और नगर निगम के चुनाव नजर जी
हमें तो लग रहा है कि एक नेतृत्व आपको भी करना चाहिए, क्या संभावना है बनती है अगर कोई पार्टी मौका देगा? नहीं सर, मैं किसी पार्टी के मौके पे तो नहीं आने वाला। मैं जब भी उतरूंगा राजनीति में अपनी पार्टी बना के उतरूंगा, क्योंकि मैं राजनीति में चुनाव जीतने नहीं उतरना चाहता, मैं अपनी बात रखने उतरना चाहता हूँ। और लोगों का सहयोग ऐसे लोगों को मिलता है जो वो अच्छा काम करते हुए देखते हैं। मोदी जी का मैं बहुत बड़ा फैन था 2014 में, आप मेरा फेसबुक खोल के देख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगा था देश को एक ऐसा नेता मिला जो सही में देश को ओवरनाइट चेंज कर देगा। बट अब ऐसा समझ में आता है कि भारतवर्ष में अभी भी ऐसे नेता कॉर्पोरेट के सपोर्ट से ही बनते हैं, तो वो शायद बेचारे खुद अच्छा करना भी चाहते हैं, बट उनके जो बॉसेज हैं, उनके जो एचओडी हैं, वो उनको करने नहीं देते। तो मैं ये चाहता हूं भाई, अगर मैं अपने देश में रुका हूं और अगर मैं अपने शहर में कुछ करना चाहता हूं, तो मैं किसी के पैसे से या किसी के सपोर्ट से नहीं बनूं, मैं जनता के सपोर्ट से बनूं। और हारे चुनाव तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पार्टियां दूसरों, जैसे आप जबलपुर का एक बहुचर्चित चुनाव हुआ था जिसमें एक इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, 30,000 वोट ले आए थे और उनने उठा के बहुत बड़े नेताजी जो हमारे मंत्री साहब थे उनको हरा दिया था, और जिनके जीतने की चांसेस कम थी उनको जिता दिया था। अब वो नेताजी को तो दोनों बीजेपी और कांग्रेस रिस्पेक्ट करती है, तो अपनी जगह अपनी बात रखो। बीजेपी में चौगड्डे तक की लाइन है नेताओं की, और कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो ऐसी दोनों पार्टीज में मेरे को नहीं जाना। जन सहयोग, और हारे तो हारे भाई, हम कोई जीतने के लिए थोड़ी हम स्पोर्ट्समैन है। हम जब मैदान में उतरते हैं तो कोई गारंटी थोड़ी होती कि आज हम जीतेंगे, हम तो खेल खेलेंगे, हारे तो हारे, जीते तो जीते। सचिन 4 वर्ल्ड कप हारा, फिर 5वां जीता ना भाई, तो हारेंगे चुनाव, हारने में कोई दुख थोड़ी है। लेकिन ऐसी ये जिस तरीके की अभी राजनीति चल रही है, ऐसी में नहीं आऊंगा जरूर सर, थोड़ा ऐसा हो जाए कि भाई मैं सब सहन कर पाऊं, बताऊंगा जरूर। बहुत विशेष कार्यक्रम था कॉफी हाउस विचार मंच का, और चर्चा चौक से हमारे साथ थे डॉक्टर अमरेंद्र पांडे। खुले मन से और खुले दिल से सारी बात रखी, जमीन से लेकर आसमान तक की सारी बात की, और अच्छा भी लगा। और जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं उनको नई जानकारी भी मिल रही है, ऐसा हमारे पास संदेश भी लगातार चले आ रहे हैं। और उनकी संकल्पना है आगे चुनाव हो, हम सब लोगों के मन में है कि वो एक नेतृत्व शहर को मिलना भी चाहिए जो बहुत दिन से अधूरा है, और उनका संकल्प सफल हो, ऐसी हम सब लोगों की प्रार्थना है। और अच्छी बातें कही। एक किसी ने कहा, याद आ रहा कि दर्द रख दूं या दवा रख दूं, जिंदगी बता तेरा नाम क्या रख दूं। तो अगली बार फिर एक नई शख्सियत के साथ हम रूबरू होंगे कॉफी हाउस विचार मंच के इस मंच पर। अभी 1-2 मिनट और हम पांडे जी का चाहेंगे। मिश्रा जी नहीं, आप तो बीच में आइए, आगे वो लेकर आओ, लेकर आओ। बहुत अच्छी बात लगी। ऐसे रख लेता हूँ, सब लोगों की तरफ से स्मृति, बड़ी ताकत आपकी बात से मिली की एक उम्मीद भी जागी है। हम सब लोग इसी उम्मीद के सहारे चल रहे हैं। प्रगति पथ की आपको शुभकामनाओं के साथ आइए, ठीक है। हम लोग नहीं सर, आप करेंगे लग रहा है कि आयुष्मान कार्ड का बड़ी बात आपने जो जानकारी है अच्छी जानकारी है, सारे लोग आ रहे हैं, बढ़िया। कैसा आपको लगा? आ रहा है। चर्चा चौक में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अमरेंद्र पांडे के विचार, जिन्होंने जबलपुर से लेके सारे विश्व की बात कही, विकास की बात कही, राजनीति की बात करी, वो स्वास्थ्य की बात कही। और आज बहुत ही शानदार प्रोग्राम में डॉक्टर अमरेंद्र पांडे ने अपने शहर डेवलपमेंट के लिए विचार रखे। अगले शनिवार फिर किसी शख्स से हम रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।